आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो है ये जिसे सुनता है सारा जहां, और जिस पॉडकास्ट की मोहब्बत में आप यहाँ चले आए हैं उसका नाम है तीन ताल। नया हफ्ता, नया बवाल। तो इस हफ्ते ये हुआ कि नाना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली हाँ कर दी और थोड़े से बेआबरू होकर वो विवादित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से विदा हुए। ये भी हुआ इस हफ्ते कि फ्रंटलाइन वर्कर्स तक वैक्सीन रफ्तार से पहुंचने लगी। कई जगहों से साइड इफेक्ट्स की शिकायतें आई, मगर ऐसे लोगों की संख्या कम है और सरकार भी कह रही है कि कोई घबराने की बात नहीं है। वैक्सीन डिप्लोमेसी भी शुरू हुई है अपनी जगह। पड़ोसी देशों को वैक्सीन की छोटी छोटी खेप भारत ने भेजी हैं, और मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान भी ताक में बताया जा रहा है। अभी जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी 26 जनवरी नहीं आई है, और इस बार जब आएगी तो हो सकता है कि दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली नजर आए। फार्म एक्ट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं किसानों के, और 1.5 साल के लिए इन फार्म एक्ट्स को टालने का सरकार का जो प्रस्ताव था उसको किसानों ने मानने से इनकार कर दिया है, और अब टकराव बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। और जिन टॉपिक्स पर लेकिन आज हम बात करेंगे तीन ताल में, उनमें से एक तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की विदाई हुई है, जो बाइडेन की सरकार, और उससे जुड़ी होप्स और होक्स कहीं जरूरत से ज्यादा तो उम्मीद से नहीं हो गए हैं हम। और अगले हिस्से में बात होगी कि क्या हिंदी खतरे में है। ये सवाल बार बार मुंह उठाकर खड़ा हो जाता है। साउथ कोरिया के बुसान फॉरेन स्कूल से हिंदी का कोर्स हटाए जाने की खबरें हैं और उसके खिलाफ एक मुहिम चल रही है, यहाँ भी और वहां भी। और बहस फिर से हिंदी को बचाने की जरूरत पर आ गई है। तो ये भी जरा बात करेंगे कि इंफीरियर क्यों महसूस करते हैं हिंदी वाले, तनख्वाहें क्यों नहीं मिलती उन्हें। ऐसे लोग सवाल, इस तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं। और तो हम तीन हिंदी वाले बात करेंगे कि हिंदी को बचाने की क्या वाकई जरूरत है और क्या वो किसी के बचाने से बचेगी। व्हाइट टाइगर भी आया और उसकी भी चर्चा है। नेटफ्लिक्स पर नई फिल्म आई है, अरविंद अडिगा का जो उपन्यास है व्हाइट टाइगर, उस पर उस पर आधारित। और उसमें जो मुख्य किरदार निभाया है आदर्श गौरव, उनकी तारीफ हो रही है, पर अपनी आलोचनाएं भी हैं उसकी। बाबा और मैंने देखी है, ताऊ ने नहीं देखी है। इसकी भी बात कर लेंगे। ट्रैक्टर रैली भी होने वाली है, उसकी भी, थोड़ा बंगाल की भी बात कर लेंगे। पर इससे पहले कि दूसरा गियर लगाया जाए, बाबा आजकल मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ, तो उसी शब्दावली में बात करता हूँ। मजा आता है, मतलब थोड़ा क्लच लगा कर खींच दो। 15 और नोएडा में सीख रहा हूँ, आप समझ लीजिए। खिड़कियां बंद रखता हूँ मैं। तो 15 एपिसोड हो गए तीन ताल के देखते देखते, और ये 15वां है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ताऊ हैं, बाबा हैं, और उनसे इधर उधर की बातें शुरू करें उससे पहले ये अपील, ये रिक्वेस्ट कि जो लिसनर्स बहुत चुपचाप सुन रहे हैं हमें, और रेगुलर सुनते हैं, हमें मालूम है क्योंकि हमारे पास डेटा आता है कितने लोग सुन रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग कभी कभी ईमेल भी लिखते हैं radio@aajtak.com पर, कुछ लोग कभी कभी ट्वीट भी कर देते हैं आज तक रेडियो को। लेकिन अगर आपको ये तीन ताल पसंद आता है तो प्लीज इसे रेगुलर बेसिस पे अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए। हो सके तो अपने सोशल अकाउंट्स पर शेयर कीजिए। आप बेहतर जज हैं, आप तय करें कि आपके आसपास के किन लोगों को ये पसंद आएगा। उन्हें तीन ताल का लिंक शेयर करें, इसके बारे में बताएं, और हमें भी हेल्प करें नए लोगों तक पहुंचने में। हाँ, तो ये वाला एपिसोड अगर आपको अच्छा लगे, और इसके पहले कभी भी आपको अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों से उसको बांटें, और अगर आपको बुरा लगा हो तो दुश्मनों से बांटें। वो क्यों बचा रहे, बदला लीजिए। हमको बताएं, हमको दुश्मन माने और हमें बताएं कि क्यों बुरा लगा है। तो बाबा, कैसे ये हफ्ता आप व्हाइट टाइगर देखे और क्या क्या देखे, जरा एक बार पहले बता दीजिए कि देखे क्या क्या, फिर उनमें से किसी एक को चुन के उस पर बात शुरू करते हैं। मैंने एन विद एन ई, एक ऑर्फन लड़की की, एक अनाथ बच्ची की कहानी है, जिसका बोलने का और जो उसका ह्यूमन बिहेवियर का तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसने अपनी इनसिक्योरिटीज के बीच में अपना एक सपनों का संसार बना है। बहुत ही प्रैक्टिकल है, लेकिन बहुत ही स्पष्टवादी है, बहुत ही
भावुक है। और अभिनय की दृष्टि से इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक बच्चे की, अनाथ बच्चे की जिंदगी की कहानी में आप कितने किस्म के समाजी ताने बानों का समावेश कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो, मतलब मेरा ये एक चिर विधवा रुदन वाली अवस्था मेरी बन चुकी है कि जिसमें मैं निरंतर, चिर विधवा मैंने हरिवंश राय बच्चन जी से लिया है। उनकी कविताएं बहुत पसंद है, लेकिन ये ठीक था, चिर विधवा ठीक लगता है। स्कोप खत्म हो जाए जहाँ पे, तो मैं हिंदी सिनेमा को लेकर चिर विधवा मोड में ही रहता हूँ या हिंदी में, या अपने यहाँ पे जिस तरह का काम हो रहा है। लेकिन उन सब के बावजूद मुझे लगता है कि दो दृष्टियों से हमें सिनेमा को देखना चाहिए, कि सिनेमा एज ए क्राफ्ट और सिनेमा एज ए कथानक। और इस मामले में हम थोड़ा सा, हमेशा मुझे लगता है कि जैसे अमेरिका में आईफोन आ जाता है, फिर हमारे यहाँ आता है। अमेरिका में पहले एक चीज आ जाती है, फिर हमारे यहाँ पहुंचती है। अमेरिका में एक मॉडल आ जाता है, फिर तो पश्चिम को चेज करने का, फॉलो करने का, कॉपी करने का एक चलन हमारे यहाँ सिनेमा में, एंटरटेनमेंट में भी रहा है। जो वाटर पार्क वहां पहले बने, वो धीरे धीरे हमारे यहाँ पहुंचे। जो टॉय ट्रेन्स वहां पे बनी, वो ये बच्चों के खेलने वाली वो चीजें। तो आप बहुत सारी चीजों को देखें कि हम वेस्ट से अडॉप्ट करते हैं, फैशन से लेकर के लाइफ स्टाइल तक, और सिनेमा एंटरटेनमेंट भी उसकी गिरफ्त में, उसकी जद में आते हैं। इसीलिए जब मैं व्हाइट टाइगर को देख रहा था, तो मुझे अरविंद अडिगा के उपन्यास से ज्यादा पैरासाइट का भारतीय रिमेक वहां पे दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि एक पैरासाइट वाली आभा यहाँ पे है। लेकिन एक चीज है कि बहुत समय के बाद में एक अच्छी चीज भी देखने को मिली मुझे, एक दृष्टि से मैं देखूं तो उसको। मैंने व्हाइट टाइगर को हिंदी में देखा, पता नहीं वो अंग्रेजी में है मूलतः बना हुआ कि हिंदी में बना है, कुलदीप तुमको पता होगा। मैंने हिंदी में देखा, तो मुझे कहीं कहीं पे स्क्रिप्ट, तो मुझे कहीं कहीं पे स्क्रिप्ट ऐसी लगी कि जैसे ये अनुदित है। और इसका मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि उसकी कथा वस्तु बहुत ही हिंदी दां है, जो कि धनबाद से शुरू होकर के दिल्ली तक पसरी हुई है और बेंगलोर की चर्चा कर रही है बीच बीच में व्हाइट टाइगर के साथ। लेकिन एक चीज जो मैं कह रहा हूं कि थोड़े से इत्मीनान की रही, कि ये सत्तू में रेत वाली स्थिति पैदा हो गई थी पिछले दिनों ये तांडव देख करके। उस दृष्टि से मुझे लगा कि अभिनय में आदर्श ने बहुत ही कमाल का काम किया है। और उसको देख के लगा नहीं कि वो कभी भी सिनेमा का कोई कैरेक्टर रहा है। वो लगा कि हम दरअसल उसी व्हाइट टाइगर को देख रहे हैं जिसको कि हम देखने के लिए ये फिल्म अपने यहाँ सेट पे लगा के बैठे हैं, टीवी सेट पे। तो प्रियंका का काम भी बहुत अच्छा लगा, मांजरेकर का की एंट्री थोड़ा सी भूमिका में गंभीरता के साथ पे रही। ये तो अपना न्यूटन तो खैर न्यूटन ही है, तो आर का तो काम ठीक ठाक, मतलब अच्छा है ही। लेकिन इस बच्चे का चरित्र जो है वो आदर्श का एकदम नया बच्चा है। थोड़ा ये इंडियन, मतलब एक्टिंग वाले पहलू हैं उन पे, मतलब थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि इंडियन सोसाइटी के बरक्स रख के इस फिल्म पे बात करें कि यहाँ पे व्हाइट टाइगर कौन है, या जो उसमें वो एक है ना कि मुर्गी के पिंजड़े का जो एक बिंब इस्तेमाल किया गया है कि उसमें बगावत करने की हिम्मत नहीं आ पाती। और लेकिन मुझे बीच में कुछ और एक बातें खलती भी हैं, मतलब ये यहाँ तक आप एक महसूस करते हैं बात, वो कहता है कई जातियां हैं, लेकिन अंत में कहता है कि दो ही जाति हैं, एक जिनका पेट बड़ा है और जिनका एक पेट छोटा है। और जब वो थोड़ा पैसा कमाने लगता है, शहर आ जाता है, ड्राइवर बन जाता है एक अमीर जमींदार के बेटे का, धनबाद से निकला वो लड़का, तो वो कहता है कि अब मैं दूसरी जाति का होता हूँ, अब मैं बड़ी बैली वाले लोगों की ओर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो वो भी एक कुछ रेफरेंसेस हैं। तो मैं थोड़ा चाह रहा था कि एक बार सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या निचोड़ उसका मिला। मुझे दो तीन चीजें लगती हैं, तो सिनेमा फिर सोसाइटी पे भी आते हैं। सिनेमा में अगर आप इस चीज को ध्यान रखें तो सहूलियत होगी कि जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर को अगर आप भारतीय दृष्टि से और हिंदी की चेतना की दृष्टि से देखने लग जाएंगे तो आपको लगेगा कि दो कौड़ी की फिल्म है। लेकिन जब आप उसको ये हमेशा याद रख के देखेंगे कि ये फिल्म बनी ही वेस्ट के लिए है, और इसका इंटरप्रिटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन और इसको देखने वाली जो दृष्टि है जिसने इसको कंसीव किया है वो भी इसको वेस्टर्न उसके साथ देख रहा है, तो आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी कि चलो ठीक है, ये बनारस का इतने जनी है। जैसे इजराइल से आया हुआ आदमी हिमाचल को जानता है और जर्मनी से आया हुआ आदमी बनारस को, वैसे ही ये इसको जान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि
एक चीज तो क्लियर हमें रहना चाहिए कि ये इन्होंने भारतीय समाज के लिए नहीं, भारतीय समाज पर फिल्म बनाई है। इसका ऑडियंस कहीं और है, क्योंकि वो किताब भी इंटरनेशनली चली, पुरस्कृत रही, चर्चा में रही, इसलिए फिल्म भी जो है वो इंटरनेशनल ऑडियंस को फोकस करके कर रही है। इसलिए जो बहुत महीन चीजें हैं वो चीजें कहीं कहीं पे आपको मिसिंग लगेंगी और कहीं कहीं पे वो बहुत अच्छे से शामिल भी लगेंगी। इसलिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये क्रैक जैक बिस्किट की तरह है, जो मीठा भी है और नमकीन भी है। दोनों चीजें हैं। जैसे वो चिकन वाली जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दादी के संवाद जो है वो बहुत ही ऐसे है कि वो लगता नहीं है कि ये दादी है, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। लेकिन दादी की जो प्रवृत्तियां हैं, दादी का जो घर है, दादी का जो घर का पूरा सेट है, जो थाली में रखा हुआ भात और चिकन है, वो चीजें बहुत टिपिकल है, बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छे से उनको बरता गया है। वो पत्थरों को तोड़ना, वो जाके सामने बैठ जाना, ये बहुत सारी चीजें बहुत ही टिपिकल है। लेकिन कहीं कहीं पे लगता है कि वो हमेशा एक जो तरीका है भारत को दिखाने का, हमेशा से एक टिपिकल वे ऑफ लुकिंग टू इंडिया वाली जो बात है, मैं जब पुरानी दिल्ली में वो चाय की दुकान का बर्नर देख रहा था जिसपे चाय खौल रही थी और एक साउंड इफेक्ट दिया गया था वहां पे उसके डिलेमा और पैनिक को दिखाने के लिए, तो मुझे लग रहा था, मैं ये सोच रहा था, क्योंकि मैं फूड चैनल्स बहुत सारे देखता हूं मैं, और कई बार हमने ये देखा है कि जब ट्रेवल करने वाले लोग इंडिया को दिखाते हैं तो चांदनी चौक के उसी बर्नर को वैसे ही दिखा रहे होते हैं। तो वो बहुत टिपिकल जो वेस्टर्न तरीका है शॉर्ट्स को देखने का, इंडिया के कलर्स को देखने का। हनुमान जी भी उसी तरह से घुस गए हैं उसमें, टिपिकल जो करोल बाग वही एग्जैक्टली। हाँ, में मंदिर भी आते हैं, ये जो स्टीरियोटाइप से निकल नहीं पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्टीरियोटाइप वैसे के वैसा ही है कुछ चीजों में, और कुछ चीजों में एक नयापन है। मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट को लेकर थोड़ी सी मेहनत और की जा सकती थी, लेकिन स्क्रिप्ट फिर भी कहीं कहीं पे उत्साह भरती है। मुझे ये छवि बहुत अच्छी लगी जहां पे वो मुर्गे वाली तुलना उसने की, जहां पे उसने बताया कि नौकर ही रहता है, और जब उसने कहा कि बहुत मजा आता है जब वो कहता है कि मेरे मालिक ये सब व्यसन नहीं करते हैं, वो एक भले आदमी है। तो जो पुराना सफेद दाग वाला ड्राइवर है वो डांट के कहता है कि नहीं, तुम्हारा साहब अमीर आदमी है। तो ये भले और अमीर के बीच का जो बहुत क्लियर डिवाइड है ना, ये बहुत शानदार है। कहीं कहीं पे बहुत ही अचानक से एक प्लेन ब्रेड लॉफ में जब अचानक से अजवाइन या जीरा या लहसुन का एक स्मोक्ड दाना आपके दांत के नीचे आता है और आपका मुंह एक खास किस्म के फ्लेवर से भर जाता है, या फ्रेंच टोस्ट में जब आप अपने कल्ले में एक दरदरी काली मिर्च को कचर देते हैं तो जो आनंद आता है उस तरह से इस फिल्म में कहीं कहीं पे आनंद जो है वो समावेशी है, वो बिंब आते हैं। अब भारतीय समाज की दृष्टि से अगर इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये बिल्ड हुआ है कथानक, वो अंततः इट्स अ वेरी नाइस फोर प्ले, लेकिन वो टिक नहीं पाता है। इसको इस फिल्म के अंत को हाशमी दवाखाने की जरूरत है मेरे ख्याल में। और ये भी कि वो चीनी राष्ट्रपति को या प्रीमियर को चिट्ठी लिखना, मतलब ऑफ कोर्स जिन्होंने उपन्यास पढ़ा है पहले से वो चीजें जानते हैं, लेकिन अभी तो फिल्म आई है सामने तो उस नजर से हम कहानी को भी देख रहे हैं। उसके पीछे का क्या भाव समझ में आता है जब वो बीच में बार बार उनको कहता है कि वो कम्युनिस्ट, आपके जैसे कम्युनिस्ट नहीं है लोग, या बार बार उस तरह के रेफरेंसेस देता है जो चीन की उभरती हुई इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, और उसके बरक्स एक अंडरडॉग की कहानी। मुझे लगता है अगला जो भविष्य है, उसमें एक लाइन और है कि जो अगला भविष्य है वो कहता है कि वो ब्राउन और येलो मैन का है और गॉड सेव्स एवरीबॉडी एल्स। बिल्कुल, मुझे लगता है कि चीन जो यहाँ पे है, अगर उसको आलोचना की दृष्टि से देखा जाए, सीरियस क्रिटिक में अगर हम घुसने लग जाएंगे तो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि चीन जो है ना, वो इस तरह के व्हाइट टाइगर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि चीन एक सक्सेस मॉडल है। इस देश में भी एक सक्सेस मॉडल रहा है और देश भर में उसकी राजनीति आगे चली है। उसी तरह से चीन जो है ना, वो कम से कम एशियाई प्रायद्वीप के लिए तो खास तौर पे एक सक्सेस मॉडल है, और वेस्ट भी इसको स्वीकारेगा नहीं, लेकिन एक सक्सेस मॉडल है। तो एक आदमी जो व्हाइट टाइगर है या बनना चाहता है या एस्पिरेंट है, जो बाकी चीजों पे दांव खेल करके और खुद आगे बढ़ जाना चाहता है, लपक लेना चाहता है अवसर को, वो चीन से ही प्रभावित होगा। अगर ऐसा ही कोई चरित्र राजनीति में या सैन्य क्षमताओं में आगे बढ़ता तो वो हिटलर की तारीफ कर सकता था। तो ये महत्वाकांक्षा हमें
व्हाइट टाइगर इंस्पायर भी तो व्हाइट टाइगर जैसे लोगों से होंगे, और चीन को आप देखें तो चीन का भी जो चरित्र हमारे सामने दिखाई देता है वो हमारे व्हाइट टाइगर से कितना सिमिलर है, कि वो पीछे नहीं देखना चाहता है, वो आसपास नहीं देखना चाहता है, वो किसी तरह की मर्यादा के हैंगओवर में नहीं है, नैतिकता का किसी भी किस्म का बुखार उसको नहीं है। हालांकि कोरोना जैसा वायरस चीन में ही खड़ा हुआ, लेकिन नैतिकता के बुखार से वो मुक्त है, किसी भी तरह के पारंपरिक हैंगओवर में वो नहीं है। तो बहुत सारी चीजों से निकल के उसका केवल एक ही जुनून है, और वो है सक्सेस, सफलता। इस मामले में कई लोगों का आदर्श हो सकता है। तो मुझे लगता है कि व्हाइट टाइगर का जो चरित्र, जो आदर्श का चरित्र इस फिल्म में है, उसके लिए चीन से बढ़िया उत्प्रेरक और प्रेरक दोनों ही चीजें, वो नॉर्थ कोरिया भी नहीं हो सकता था, अमेरिका भी नहीं हो सकता था, और भाई साहब हिंदुस्तान तो कतई नहीं, क्योंकि लड़ाई ही हिंदुस्तान से है। ठीक बात है। तो इस हफ्ते व्हाइट टाइगर देखी आपने, और दूसरी वाली सीरीज का क्या नाम है अगर याद रखना चाहें? एन विद एन ई। अच्छा, एन विद एन ई, ठीक है। बहुत ही शानदार है। ताऊ ने क्या किया इस हफ्ते? मैं तो अपने घर में हूँ, झारखंड का भ्रमण कर रहा था, और झारखंड वैसा ही है जैसा था। अभी भी वहां पे सड़कों पे साइकिल पे लोग कोयले की बहुत बड़ी बड़ी गठरियां लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कोयले को अगर वो किसी व्हीकल में डाल के ले जाएंगे तो कानूनी उस पे कार्रवाई हो सकती है। तो वो साइकिल पर लेकर चलते हैं, और ये धंधा जो है बहुत गरीब लोग करते हैं, मगर इतना प्रॉफिटेबल जरूर होता है कि हर साइकिल के पीछे एक मोटरसाइकिल वाला होता है जो साइकिल को पैर से धक्का देता रहता है। तो हाँ, तो वो एक मोटरसाइकिल वाले को हायर कर सकते हैं, इतनी उनकी ताकत है। उनके परिवार के लोग होंगे, एक आदमी मोटरसाइकिल पे होता है और 2 लोग साइकिल पे उसको चला रहे होते हैं। तो बीच बीच में कभी इसको धक्का कभी उसको धक्का। वो है सासाराम का जाम 60 घंटे के बाद खुला है। वहां पे जब जाम लगता है तो लोग 2-4 दिन रह जाते हैं, और सांसें नहीं आती। हाँ, और प्रशासन वैसे का वैसा, मतलब शेरशाह सूरी के जन्म स्थान का प्रशासन, वो बहुत बड़ा प्रशासनिक एक तरह से उसमें एक चीज थी, प्रशासन करने की क्षमता थी। उसके यहाँ जाम लगता है, ट्रक वाले जो है वो खड़े रहते हैं, उसी में खाना बनाते हैं, वहीं सोते हैं 3-4 दिन तक। अगर उस बीच में कोई गाड़ी वाला फंस जाए तो उनकी आप हालत समझ सकते हो। उसका कारण यह है कि वहां पे डेहरी ऑन सोन एक शहर है, वहां सोन नदी बहती है, उसमें बालू बहुत है। बालू जो है आज के जमाने का सोना हो गया है। बालू के माफिया उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में बहुत मजबूत हैं। और वो क्या करते हैं कि वो बालू ढोकर चलते हैं। तो जब कोई नया, अपरेंटली नया कोई डीएम आए हैं और नए कोई एसपी भी आए हैं, तो उनकी कार्रवाई ये होती है कि बालू वाले से लदे ट्रकों पर कार्रवाई करते हैं। तो ट्रक और ट्रैक्टर वाले जो बालू ढोते हैं वो अपनी गाड़ी छोड़कर सड़क पर भाग जाते हैं। ये नेशनल हाईवे जो है दिल्ली कोलकाता का, उसके बीच पर है, तो वो भाग जाते हैं। अब पुलिस वाले ठहरे बहुत होशियार, तो वो क्या करते हैं कि अच्छा भाग गए ना, तुम्हारी गाड़ी की हवा निकाल देता हूँ। तो वो ट्रकों के और ट्रैक्टरों की हवा निकाल देते हैं। उसके बाद उनको मूव करना मुश्किल हो जाता है, और चूंकि वो हाईवे है तो उसके पीछे लंबी कतार लग जाती है। अपरेंटली जो मैंने पढ़ा वो 30 किलोमीटर लंबी कतार थी, जो कि कल खुल गई है। और ये तो हालत है, पर सब कुछ वैसा ही है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बिहार वैसे का वैसा है, झारखंड वैसे का वैसा ठीक ठाक है सब। व्हाइट टाइगर घूम रहे हैं कोयला लिए। मैं आप लोगों को तस्वीर दिखाऊंगा, वो मोटरसाइकिल पे जो कोयला लेके चलते हैं, वो खुले जो खदान है वहां से कोयला उठाते हैं, बोरियों में लाते हैं। 4-5 बोरियां एक साइकिल पर रख लेते हैं, मरी हुई साइकिल पे उतना सारा वजन, और उसको चूंकि ढकेलने में बहुत शक्ति लगती है, और वो 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं उससे। तो बाइक से ले जाना अलाउड नहीं है, उस पे कार्रवाई हो सकती है? उस पे कार्रवाई हो सकती है, चूंकि इसमें इंजन लगा है, तो वो स्मगलिंग हो जाएगी। लेकिन आपने कोयला उठा लिया और अपने सिर पे ले जा रहे हो, या अपने किसी साइकिल पे ले जा रहे हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अब साइकिल पे ले जाना बहुत कठिन होता है। अगर आपको 100 किलोमीटर की यात्रा करनी हो, तो उसके पीछे एक मोटरसाइकिल पे रहता है आदमी, जो कि पैर से उसको ढकेलता रहता है, कभी इसको कभी उसको। जनरली एक मजे की बात ये भी है कि अपने आकार प्रकार की वजह से बाइक पे दरअसल इतना कोयला लद भी नहीं सकता है जितना कि साइकिल पे आ जाता है। हाँ, ये भी एक सच है। आप बाइक पे उतना कोयला नहीं लाद सकते जितना कि उस पे लाद सकते हो। इनफैक्ट
पी साईनाथ ने जब वो किताब लिखी थी एवरीबॉडी लव्स अ गुड रॉट, तो उसमें उन्होंने उसकी भी चर्चा की थी कि कैसे गोड्डा में ललमटिया खान है, देवघर के पास कुछ खान है, कुछ गिरिडीह में खान है, वहां पे लोग कैसे साइकिल से ही कोयले को जमीन से निकालकर और अपने साइकिल से ही लाद कर कई कई किलोमीटर चलते हैं। ये सही, मतलब कानून को टोपी पहनाने का बिल्कुल क्रिएटिव तरीका है। कानून कम गले ज्यादा चले। मतलब कोयला भी ज्यादा जा रहा है। मैं ये इस आधार पे कह रहा हूं कि अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं अपने गांव से अपने शहर वाले घर तक मोटरसाइकिल पे कितना अनाज या कितनी शक्कर या कितना चावल लेके आ सकता हूं, तो मोटरसाइकिल पे मैं 1 कुंटल से 1.25 कुंटल तक ला सकता हूं। लेकिन अगर साइकिल से मुझे चक्की पे अनाज पहुंचाना हो, जो हम लोगों ने कभी कभी किया है घरों में शादी ब्याह के समय या बाकी अवसरों पे धान कुटवाते समय, तो 2.5 कुंटल तक आप एक साइकिल पे सामान लाद सकते हैं। 1 कुंटल का कट्टा कैंची में धंस जाता है बीच वाले ट्रायंगल में, जो बरमूडा ट्रायंगल होता है किसी भी बाइसाइकिल का। अखिलेश यादव की गाड़ी में नहीं है, साइकिल में, लेकिन पुरातन पंथी साइकिलों में अभी भी वही है, एटलस हीरो A1 से बनी हुई। लगभग 1 कुंटल के करीब 80 किलो 1 कुंटल करियर पे आ जाता है, और आधा कुंटल आप हैंडल पे रख लें अगर, तो हैंडल दाएं बाएं डगर मगर नहीं होता है, और वो अपनी नाक की सीध में गाड़ी चलती रहती है साइकिल। तो साइकिल की क्षमताएं जो है वो अपार है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा था कुछ साल पहले, अब से 4 साल पहले तक वहां भी साइकिल बहुत मजबूत थी, लेकिन धनबाद में साइकिल अभी भी मजबूत है। और एक खुशखबरी भी मैं दे देना चाहता हूं आप लोगों को। देश में कोरोना खत्म हो चुका है। दिल्ली से 5 किलोमीटर बाहर निकले, दिल्ली से 5 किलोमीटर बाहर निकले, कहीं पर कुछ नहीं है, किसी को पता मतलब क्या बताएं, जिन लोगों ने महीनों अपने घर में काटे। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो कि उनका 2 मंजिला मकान है, तो ऊपर वाली मंजिल से नीचे नहीं आते थे 2 महीने तक, वहीं पे सब कुछ करते थे, वहां से कभी नीचे नहीं आए, इसलिए कि कोरोना हो जाएगा। उन्होंने अपने भाई को निर्वासित कर रखा था कि नहीं तुम भी मेरे घर नहीं आ सकते क्योंकि कोरोना हो सकता है। वो आदमी ऐसे लोगों के लिए हमने मतलब हम लोग गीत को तोड़ने मरोड़ने की बीमारी से ग्रस्त हैं, यूपी, अवध और बनारस की तरफ के लोग। तो वहां पे छन्नूलाल मिश्रा जी की एक होली है, खेले मसाने में होली दिगंबर। तो जो कोविड में सेल्फ क्वारंटीन रहे हैं, आइसोलेटेड रहे हैं, हम और आप भी उनमें हैं, उनको देख के मुझे हमेशा याद आता है कि खेले मकाने में गोली दिगंबर, खेले मकाने में गोली। और वही व्यक्ति अपने मकान में ही कैद होकर गोली खेलते रहे, वही व्यक्ति अभी बिना मास्क लगाए, कोई किसी भी तरह का प्रिकॉशन लिए एकदम घूम रहा है, निर्मुक्त है, बाजारों में, घरों में, दफ्तरों में, आप जहां जाएं, मास्क जो है पहले ठुड्डी पे आई थी, अब वहां से भी हट चुका है। मास्क बेचारा सड़क पे पड़ा हुआ है। अब किसी को कोरोना की फिक्र नहीं है, सब यह मानते हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है, ये पैंडेमिक इज ओवर। मुझे लगता है ये खत्म हो गया है, क्योंकि अगर कोरोना केवल मुंबई और दिल्ली में है तो फिर ये कोरोना नहीं है, कुछ और है। मतलब मेरी बात को गंभीरता से ना ले लें, लेकिन इस व्यंग को समझे। लोग ऐसा तो कहें कि यार देखो कितनी आप वैज्ञानिक बात कर रहे हैं। नहीं, ये भी लगता है भक्त है एकदम। भक्त तो हम सभी हैं, इस देश के लोगों के कॉन्फिडेंस के भक्त हैं। आप ये देखिए कि भाई साहब जो ताऊ कह रहे हैं 5 किलोमीटर वाकई आप निकल जाएं। और ये भी दिल्ली में जो लोग कोरोना मानते हैं, ये दरअसल दिल्ली के कुछ टापू हैं, ऐसे कुछ दफ्तर हैं, ऐसे कुछ कॉलोनियां हैं जो कि कोरोना वरोना मानती है। आप भाई साहब गलती से नजफगढ़, कापसहेड़ा, दिल्ली 6, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, शाहदरा, भजनपुरा, इन दिशाओं में आप चले जाएं, या कि जो आपके बॉर्डर वाले इलाके पे जहां आजकल किसान भाई आके बैठे हैं वहां पे पहुंच जाएं, और आप देख लीजिए कि कोरोना कहाँ है। तो कोरोना को किसी ने बता दिया है कि वैक्सीन आने वाली है, अब तुम बहुत बुरे पेले जाओगे। हाँ, वो वैक्सीन का सबको इंतजार है, और वैक्सीन के लिए लोग जरूर उत्सुक हैं। वो पूछते रहते हैं कि वो ऐप कैसे डाउनलोड करना है, मैं अपना नंबर कब लगवा सकता हूँ,
कैसे हमको वैक्सीन मिल सकती है। उनको ये पता नहीं है कि वैक्सीन के बारे में जो विवाद चल रहे हैं या वो जो 2 तरह के वैक्सीन है उसमें से कौन अच्छा है कौन बुरा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ये विश्वास है कि वैक्सीन आ चुका है, एक दिन हमें लग जाएगा, उसके बाद हमें फिर कोरोना कभी होगा नहीं, और अभी तो कोई खैर कोरोना है नहीं। और वो किसी भी वैक्सीन को कोरोना की वैक्सीन मानने के लिए भी तैयार है। जैसे मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई जिनका कि पहला फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ एक आध वीडियो भी इस तरह के चले थे। ललन टॉप के साथियों ने बिहार चुनाव में भी ये कवर किया था, और मैंने उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोगों को देखा कि जिन लोगों को आरटीपीसीआर या रैपिड टेस्ट हुआ है नाक में तीली डाल करके, तो वो नाक में तीली जलवा के जब घर आए तो उन्होंने बहुत आश्वस्त होकर कहा कि हमारा तो इलाज हो गया है, हमारे दवा हो गए, हमारे दवा हो गए। कहे भैया फैला तो सगले में है, लेकिन हमारा दवा हो गया, हम गए रहे दवा कह दी हमार ना हुई। और उसका अपना बढ़िया खैनी दबाए, पान चबाए, गमछा मारे, टाइट वो चीता जो है एकदम घूम रहा है। इस बात का कोई जवाब भी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग जो नहीं मानते कोरोना में, वो 2 महीने से मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं, वो कहते हैं बताओ हम नहीं घूम रहे हैं, हम तो जा भी रहे हैं, हमें कुछ हुआ भी नहीं। तो आप कितना भी साइंस आप उनके सामने उड़ेलिए और बताइए कि नहीं नहीं हो सकता है, अभी भी देखिए मास्क लगाना जरूरी है। जब वो आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण लेके खड़ा है कि मैं 2.5 महीने से मास्क ही नहीं लगा रहा हूँ और हर जगह जा रहा हूँ, मुझे नहीं हुआ, तो आप क्या ही कर लेंगे। तो ये तो है, मतलब अब कोरोना उतना ही बचा है जितना टूथपेस्ट में नमक है, उतना ही है। ठीक बात। चले टूथपेस्ट से आगे बढ़ते हुए लेकिन ये व्हाइट टाइगर की बात कर रहे थे तो हम बंगाली टाइगर को कैसे भूल जा रहे हैं। और टाइगर सभी है वहां पर आजकल, तो एकदम पूरा राजनीति माहौल बना है। हाँ, राजनीति का अभयारण्य है, राजनीतिक अभयारण्य है। और इतना बड़ा अभयारण्य है कि जय श्री राम से ममता जी बहुत दुखी हो गई, और जय श्री राम का नारा, चूंकि वो किसी श्री राम के आदर में नहीं लगाया जा रहा था, बल्कि एक पॉलिटिकल वेपन की तरह चलाया जा रहा है, तो उससे वो घबरा गई। उन्होंने भाषण नहीं दिया इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री जी ने उनको बहन कहा और उन्होंने उनको धन्यवाद कहा। लेकिन खैर अगर आप लिस्ट देखें तो जिस तरह के लोगों को बुलाया गया, जिस तरह से लिस्ट बनी, उसमें कई बार लगता भी है कि नहीं ये तो अवश्यम भावी था, ये तो होना ही था, है ना। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इस मामले में राम दुखी हैं। कह रहे हैं कि यार हमने कभी ना इलिश खाई ना बांग्ला बोली, तुम लोग काहे हमको लपेटे पड़े हो। कोई इधर से धर देता है, कोई उधर से धर देता है। कोई कहता है जय श्री राम बोलना ठीक है, कोई तो वो कहती नहीं जय सिया राम बोलो या जय श्री राम यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी टीएमसी के एक नए नेताजी हैं, उन्होंने फील्डिंग बैठाई है कि वहां पे श्री राम की चर्चा दूसरी तरह से है, वहां पे गीत कवित्व में, और उसका संदर्भ देके वो बता रहे हैं कि हम राम को मानते हैं लेकिन हमारे नाम अलग तरीके से लिखे गए हैं, अलग तरीके से बताए गए हैं। लेकिन तुम इसको इस तरह से भी कुलदीप देखो कि तुम निरीह शावकों को भी देखने की कोशिश करो इस अभयारण्य में। कई बार क्या होता है कि पार्क में एक 11 साल का लड़का और एक 12 साल का दूसरा बालक, ये दोनों एक गेंद को आपस में लपक रहे होते हैं, और इन दोनों के बीच में शंटिंग करते हुए आपको 5 और 6 साल के 2 बच्चे भी मिल जाते हैं, जो प्रयास करते हैं कि उनका हाथ भी गेंद पे लग जाए और वो उसे लपक ले, लेकिन वो होता नहीं है बेचारे। तो ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है कि जैसे जैसे ये लड़ाई दोनों के बीच की बढ़ती आ रही है, वाम दलों की और कांग्रेस की स्थिति कम से कम बंगाल में वैसी ही हो गई है। वो तो प्लेयर ही नहीं रह गए लगता है, ऐसे हाँ। वाम दल जो कि शासन करते थे वहां पे। हाँ, जैसे वो आंद्रे अगासी के पीछे से वो तेजी से एक बच्चा भाग के गेंद उठा के भागता था, क्या कहते हैं भाई उनको खेल में? हाँ, बॉल बॉय। हाँ, बॉल बॉय। बाले कहते तो बाल तो बॉय होते, बाल हंस, है ना, बाल सम्राट, तो बाले काफी था। नहीं, राहुल जी अभी तमिलनाडु में हैं, पर यहाँ पे भाजपा के साथ एक है कि नॉन देवनागरी जो राज्य है, जहाँ देवनागरी लिपि नहीं है, वहां पे उनके साथ बहुत एक बड़ी समस्या है कि वो अपनी जड़ें नहीं जमा पाते। जो नॉन देवनागरी स्टेट आप ले लें, बंगाल, उड़ीसा और उधर आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, ये कर्नाटक को छोड़ करके वहां पे आगे पीछे चलते रहते हैं। असम भी उसमें एक एक्सेप्शन है, नहीं तो फिर पंजाब जो है उनके काफी एक तरह से समझिए पंजाब जिसका विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर, और बहुत सारे हिंदू सिख जो है वो पाकिस्तान में अपनी जमीन छोड़कर यहाँ आ गए थे,
इस तरफ, वहां पे भी उनकी पकड़ बहुत कमजोर पड़ती जा रही है, पड़ गई है, और किसान आंदोलन के बाद तो शायद और भी। और लेकिन यही एक बंगाल शायद इसीलिए उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसको उन्होंने एक चैलेंज की तरह लिया है। और वहां पे वो बोलते हैं ना, जीतने के लिए जान लगा देना, तो जान लगाए पड़े हैं, क्योंकि बंगाल एक, वहां पे एक सब नेशनलिज्म है, एक बंगाली राष्ट्रवाद भी एक चीज होती है, उसके चलते तो बांग्लादेश का निर्माण हो गया। वो बहुत एक मजबूत भावना है। वो जो भाषाई राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं, वो वहां पर बहुत तगड़ी है, और वहां पर आपको हमेशा बाहरी कहकर निपटा दिया जा सकता है। और भाजपा को यही रणनीति अपनाई है तृणमूल ने, कि उस पार्टी को बाहरी की पार्टी बनाकर उसको पेश किया जा रहा है। और जबकि भाजपा तृणमूल के ही सभी नेताओं, सभी काडर के लोगों, चूंकि काडर इनका वहां नहीं है, और काडर का निर्माण चुनाव के इतने नजदीक जाकर हो भी नहीं सकता, और तो आपको कहां से लाएंगे आप? तो उस स्थिति में इनकी रणनीति ये है कि ठीक है, तो जो स्थापित नेता हैं वहां के, उनको अपने पाले में ले आए, उनके साथ उनके काडर आ जाएंगे, और तृणमूल का काडर टूट जाएगा। तो वो जो मजबूती बूथ लेवल पर होती है, उसमें एक कमी आ जाएगी तृणमूल के, और भाजपा के बूथ लेवल कार्यकर्ता मिल जाएंगे। ये रणनीति अब देखते हैं, चुनाव बिल्कुल पास आ रहा है, अब तो पता चल ही जाएगा कि कौन कितने पानी में है। पर जो आंकड़े अभी भी बता रहे हैं कि ममता को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो टाइग्रेस हैं, और व्हाइट टाइग्रेस टाइप की हैं वो। हाँ, लेकिन ये भी ताऊ की मतलब ये भी तय है कि बीजेपी राइज ही कर रही है बंगाल में। मतलब ये एक ऐसा मुश्किल स्टेट माना जाता था बंगाल, उत्तर भारत की पार्टी बीजेपी कही गई हमेशा, जो भी आप कह रहे थे। प्रशांत किशोर ने चुनौती दी कि 3 अंकों से नीचे ही रहेगी, वरना मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मतलब इसका मतलब ये था कि 100 के नीचे ही रह जाएगी बीजेपी। अभी एक चैनल का ओपिनियन पोल आया है जो 100 से थोड़ा ऊपर दिखा रहा है, 105 104 इसके अराउंड दिखा रहा है। तो मैं कुछ एक लोगों से बंगाल में बात कर रहा था, ऐसे ही जो गैर पॉलिटिकल लोग हैं, परिवार जो है बंगाल में रहते हैं, उनका ये कहना है कि मिडिल क्लास का रुझान बीजेपी की ओर जा रहा है शहरों में, बाकी गांवों का नहीं कह सकते। तो ये कैसे एक मुश्किल स्टेट कैसे बीजेपी की ओर अगर थोड़ा भी रुझान बढ़ रहा है, तो उसके रीजंस क्या आप देखते हैं? क्या वो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी है कि कुछ और भी मतलब बीजेपी की पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा आकर्षण है कि जहां वो जान लगाते हैं कुछ ना कुछ लोग तो तोड़ ही लेते हैं? एक फैक्टर मैं यहाँ पे जरूर जोड़ देना चाहता हूँ, इसके पहले कि बाबा अपनी बात रखें। एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि तृणमूल के शासन में उनको जो भिन्नता कम्युनिस्ट शासन से होनी चाहिए थी, एक वर्ग ऐसा है जिसने कम्युनिस्ट शासन को हटाकर तृणमूल को, जो कि तृणमूल कम्युनिस्ट से भी ज्यादा थोड़े लेफ्ट है, माटी मानुष उन्होंने ही दिया था। हाँ, कि इनकी जो दादागिरी है ना, बंगाल में दादा वैसे बड़े भाई को बोलते हैं, पर जो दादागिरी करते हैं लोग, करते थे लाल झंडे वाले, उससे मुक्ति मिल जाएगी। पर क्या होता है कि जो स्थानीय गुंडे होते हैं और जो दादा होते हैं, वो किसी आइडियोलॉजी से बंधे नहीं होते। उन्होंने देखा कि ठीक है, ये भी तो वैसी बातें करते हैं, और वो सारे के सारे तृणमूल में आ गए। तो दादा जो थे वो दादा ही रहे। जो पाड़ा का लीडर था, जो जिसकी धमक थी वहां पे, जो बाहुबली था, वो सब तृणमूल में आ गए। तो जो मिडिल क्लास के लोग और क्या चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, प्रशासन की चले, स्थानीय गुंडों की ना चले। पर स्थानीय गुंडे नहीं बदले, सरकार बदल गई, पार्टी बदल गई, तो उससे बहुत सारे लोग शहरों में, मतलब छोटे शहरों में ज्यादातर, वहां पे शहर तो एक कलकत्ता ही है, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है पर बाकी जगहों के लोगों में ये जरूर दिखा कि नहीं, ये दादागिरी तो गई नहीं, कम्युनिस्टों को बाहर भेजने से क्या हुआ। वो जो सिंडिकेट था उनका, वो जो हर चीज पे कंट्रोल था कि आपके घर में टीवी लगा है, आप कितने ऊंची दीवार बना सकते हैं, आप कितने माले का घर बना सकते हैं, ये सब भी जो रंगबाज होते हैं लोकल, वो तय करते थे। और वो उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया है ज्यादातर जगहों पर। तो उससे कुछ लोग क्षुब्ध हैं, पर बंगाली नेशनलिज्म को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उनमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इस बात की कि हम बंगाली हैं, हम सबसे अलग है, हम धर्मनिरपेक्ष नहीं करेंगे, पर हम अपने तरीके से धर्म को जीते हैं, हम अपने तरह का खाना खाते हैं। बीजेपी के साथ ये है कि उनके जो इधर के तत्व हैं, वो बहुत खाने के बारे में, रहने सहने के बारे में,
इनके अलग विचार हैं, पूजा पद्धति के बारे में इनके अलग विचार हैं, विभिन्न धर्मों के बीच में जो सामंजस्य होता है उसके बारे में इनके अलग विचार हैं। जब यहाँ के नेता वहां जाते हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं, जैसे हमने किसी गलत ट्राइबल लीडर की मूर्ति पे माला चढ़ाकर उसको बिरसा मुंडा घोषित कर दिया, है ना। तो अभी एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जब टीवी पर तृणमूल का कोई आदमी रविन्द्रनाथ ठाकुर बोल रहा था तो उसको उन्होंने इंटरप्ट कर दिया, अगर नाम तो सही से लीजिए, ये एक एंकर ने बोला, जो हिंदी के एंकर हैं, और उसमें से एक बीजेपी के बड़े प्रवक्ता ने कह दिया कि नाम तो आपको आता नहीं है, उनका नाम टैगोर है, ठाकुर नहीं। तो इसमें क्या होता है, सुभाष चंद्र बोसु बोल देते हैं लोग, तो कहते हैं ये देखो इनको तो नाम भी नहीं आता, वो बोस बोलना चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत मुश्किल है ना। और ये इसको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है लोगों को, कि यहाँ के नेता कुछ ऐसी बोल देते हैं जिससे कि ये इस बात का ठप्पर लग जाता है कि यार ये यहाँ का आदमी नहीं है, इसको यहाँ के संस्कृति की, यहाँ के भाषा की, यहाँ के तौर तरीकों की समझ ही नहीं है, ये हमारा नेता कैसे हो सकता है। तो ये सब चीजें बीजेपी को कंट्रोल करनी चाहिए कि वो स्थानीय नेताओं को बोलने दें इन विषयों पे जो स्थानीय है। बिल्कुल, बीजेपी की जो चुनौती बढ़ती जा रही है, जो आप कह रहे थे कुलदीप जी, उसके पीछे की मुझे जो वजह लगती है कि सिनेमा के व्हाइट टाइगर को अगर मैदान में देखना है तो बंगाल में बीजेपी देखिए, और बीजेपी इस वक्त व्हाइट टाइगर मोड में है, जो कि वहां के आइकन्स को अपने मालिक की तरह अप्रोप्रिएट करने के लिए हर संभव स्वांग कर रहे हैं। मूर्तियों पे माल्यार्पण, खाना खाना, दलितों आदिवासियों के घर जाना, पूजा पंडालों में पहुंचना, मत्था टेकना। आप अगर याद करने की कोशिश करें कि पिछले 6 साल में या पिछले 10 साल में या पिछले 20 साल से राजनीति में प्रधानमंत्री का नाम राष्ट्रीय पटल पे रहा है, वो कब कब सुभाष चंद्र बोस के बिस्तर के पास तक पहुंचे हैं और उसको देख के भावुक हुए हैं। तो आपको समझ में आएगा कि इन चीजों की एक टाइमिंग है, और भाजपा व्हाइट टाइगर मोड में है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं भी अगर जीते, और वो एक अच्छी स्थिति में है, वो जीत सकते हैं, वहां पे चीजें बदल सकती हैं, लेकिन नहीं भी जीते तो चुनाव के बहाने संगठन गांव गांव तक पहुंच जाएगा, जो नहीं है। शहरों में भाजपा है, लेकिन गांवों में अभी भी कहीं कहीं पे संगठन का उस तरह से अभाव है। तो एक सीधी सी बात है भैया, जो मेहनत करता है उसको कुछ ना कुछ हासिल होता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, लेकिन उसने प्रयास किया है इसलिए वो सफल होगा। तो ये चीज हम लोग व्यवहारिक जगत में देखते हैं, और हमारे देश में विपक्ष नहीं होने का और एक पार्टी के सत्ता में होते हुए भी अत्यधिक मेहनती बने रहने का जो लाभ उसे लगातार मिल रहा है, वो हम सब लोग देख रहे हैं। उससे इनकार नहीं किया सकता है, वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये बहुत पते की बात है, बीजेपी जहां पे भी विपक्ष में है, चाहे छोटी, बहुत ही छोटी क्यों ना हो, वो अपने होने का एहसास दिलाते रहती है, और वो एहसास मौकों पर नहीं दिलाती, वो एहसास हमेशा दिलाते रहती है कि मैं विपक्ष में हूं और मुझे संघर्ष करते रहना है, और वो हर मुद्दे पे अपनी बात मजबूती से रखते हैं और इस बात की आशा हमेशा करते हैं कि वो जीतेंगे। वो कभी भी चुनाव इसलिए नहीं लड़ते हमें चुनाव लड़ना है। ये तो ये दुस्साहस या साहस मैं चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दलों में हो। इसलिए मैं कहता हूं कि भाजपा में या भाजपा शासित आज की केंद्रीय व्यवस्था में, सरकार में, जो सबसे खूबसूरत बात है और जो विपक्ष को सीखनी चाहिए, वो ये है कि दिल्ली पे शासन करने वाले दरअसल दिल्ली में रहते ही नहीं है। वो लगातार दिल्ली से होके आते जाते रहते हैं। वो लगातार क्षेत्र में, राज्यों में, अलग अलग संकुलों में सक्रिय रहते हैं, वहां पे काम कर रहे होते हैं। आपको समझ ही नहीं आता है कि किसको कहां पे लेके जाएं, किसको कहां पे लेके नहीं जाएं। अमित शाह आप देखिए कि देश भर के हीरो हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के। योगी आदित्यनाथ देश भर के हीरो हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के, समर्थकों के। आपको कांग्रेस में और बाकी राष्ट्रीय पार्टियों में ऐसे हीरो नहीं मिलेंगे इक्का दुक्का के अलावा। पोटली खाली है और प्रयास भी नहीं है, प्रयास भी नहीं दिखता है। तो जो प्रयास करता है वो हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे अपनी प्राइमरी वाली किताबों में कि करत करत अभ्यास ते जलमती होत सुजान, नजरसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। और आप इसका उदाहरण देख लीजिए बिहार में कि सबसे मैं इनको भाजपा जी, मैं इनको कैलाश विजयवर्गीय को रसरी तो नहीं कहूंगा,
पर ये है कि आप कलकत्ता में उनके पैरों के निशान देख सकते हैं, इतनी बार चल चुके हैं वो आदमी 1 साल से, वो मध्य प्रदेश का आदमी है, शुद्ध हिंदी भाषी और मीठा खाने वाला और कभी भी मांस मदिरा को टच नहीं करने वाला आदमी। वह आदमी बंगाल में एक दूसरी संस्कृति में वहीं का होकर वहीं पर रह रहा है, वहां पे लाठियां भी खाई हैं, वहां पे पानी के फव्वारे भी झेले हैं और वहीं पे रहा है। ऐसा कोई उदाहरण आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। आप उनके विचारों से सहमत हो या ना हो, उनके वक्तव्यों से सहमत हो या ना हो, पर इस बात का उनको फुल मार्क्स आपको देना पड़ेगा कि मैं मार्क्स बोल रहा हूं, बंगाल के मामले में नहीं होना चाहिए, पर उनको फुल मार्क्स आपको देना पड़ेगा। वो आदमी मेहनत तो वहां जाकर कर रहा है, ऐसा दूसरी पार्टियों में मुझे वो मानते हैं कि श्रोताओं ने इसे सही दिशा में ले लीन होगा। फुल मार्क्स दिया है, फुल लेनिन दिया है मैंने। ठीक है, तो मतलब अब बिजार स्टोरी का टाइम हो गया है, बात करते हैं। मैंने लेनिन जो कहा था वो दरअसल देशज नाम है लेनिन का। लेनिन बोलते हैं। मिर्जापुर, आजमगढ़, बनारस, इलाहाबाद में गाँव में जाएंगे जहाँ पे कहानियां हैं, कहें कि मजदूरन के नेता रहे लेनिन। तो ये लेनिन वहां से आया है, जैसे लखनऊ आ जाता है कभी कभी लखनऊ की बात करते हुए। सुंदर है। हिंदी पे, भाषा पे आज हमें अगले हिस्से में बात भी करनी है। उसमें हिंदी किस तरह से, मतलब बाजार की हिंदी और हिंदी के बाजार पर भी बात करेंगे, उसको अगले हाफ के लिए बचा के रखते हैं। पर अभी एक बिजार स्टोरी ले लेते हैं। और थोड़ा अजीब है कि एक सरकारी फैसले को बिजार स्टोरीज में लेना पड़ रहा, लेकिन जाको जैसो रंग वाकई वैसी भंग। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उन्होंने ड्रैगन फ्रूट नाम के एक एग्जॉटिक फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट जो है वो कमल जैसा दिखता है, उसका शेप जो है वो कमल के फूल की तरह होता है। तो लोग मजाक में कह रहे हैं कि सीमा पर बस्तियां बनाने वाले चीन पर ये रूपानी जी का कड़ा प्रहार है, और अब उन चीनी बस्तियों का नाम बदलकर भी प्रधानमंत्री आवास योजना कर देना चाहिए। कुछ लोगों ने बहस ये भी चलाई है कि अगर फलों, सब्जियों या दूसरी चीजों के नाम बदले जाएं इन्हीं मानकों के हिसाब से, मतलब उनके रूप और आकार के अनुरूप, या उनका मतलब भारतीयकरण कर दिया जाए, और थोड़ा सा उसको बड़ा ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उनके नाम क्या होंगे। जैसे लोगों ने लिखा है कि पहला नाम तो अरबी का बदला जाए और उसका नाम होगा अयोधी। अयोधी, हाँ। और लाल मिर्च का नाम सुबह पता चलम हो सकता है, और हरी मिर्च को ज्वलंती शाकम कहा जा सकता है। ये नाम आपको पसंद आएगा, ज्वलंती शाकम। हाँ, ये काफी चौकशिक स्वाद को उद्दीपित करने वाला है, और मिर्ची तो स्वाद कलिकाओं को उद्दीपित कर ही देती है। चौकशिक ना हो पर सही वाले स्वाद कलिकाओं को तो कर ही देती है। श्रवणी स्वाद कलिकाओं को। मुझे एक बात इसमें बहुत अजीब नहीं, बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कमल फ्रूट कह सकते थे। हमारे यहाँ हिंदी और अंग्रेजी का मिक्स वाला बहुत सारा है, कमल फ्रूट कह सकते हैं, लेकिन कमलम कहा। कमलम जो है ना, वो भाजपा के हेडक्वार्टर का नाम है, बाय द वे, गुजरात में जो श्री कमलम नाम है उसका। एक तो कमलम रखा, और दूसरा ये कि ड्रैगन फ्रूट जो है, एक तो फ्रूट नहीं, मतलब क्या बताएं, इतनी घटिया चीज है वो, क्यों खाते तो वाहियात उसको। हाँ, उसको जैसे किसी भी नाम से पुकार लो, आप उसको कमलम बोलो, आप उसको गुलाबम बोलो, पर उसकी तो वाहियात, तो मतलब फ्रूट जैसे चाइनीज लादी होती है, वैसे चाइनीज कीवी है एक तरह से। हाँ, तो इस तरह लगता है कि किसी ने सफेद दही में अजवाइन गिरा दी है। अजवाइन कह रहा है, कलौंजी है वो। काफी फीका, मतलब उसका कोई टेस्ट भी डिस्क्राइब नहीं, कोई टेस्ट नहीं है। नहीं, टेस्ट ही नहीं है उसमें। हाँ, टेस्टलेस है वो, बिल्कुल चाइनीज है। अच्छा, दूसरी बात ये देखें आप कि संस्कृत आया है इसमें। कमलम कहने से ना एक वो आ जाता है। हमारे यहाँ तो देखिए फ्रेंच बीन होता था, है ना, उसको फ्रसबीन कहते हैं। तो उससे थोड़ा सा एक साउंड भी मिलता है, और ये पता चल जाता है कि ये उसका अपभ्रंश है। तो ड्रैगन फ्रूट को हम उसको अगर दुर्गुण फल नहीं बोल सकते थे तो निर्गुण फल बोल देते, क्योंकि उससे ज्यादा निर्गुण और कुछ नहीं है। उसमें मेरी भी सहमति रहती। मैंने खाया है उसको, होता ना कि एग्जॉटिक चीज है,
तो जब भी मैंने उसको खाने का प्रयास किया तो मुझे लगा मैं क्यों इसको चबा रहा हूँ। मेरे स्वाद कलिकाओं को उद्दीपित ही नहीं कर रहा है ये। नहीं, और सबसे कमाल की चीज है कि आकार की जो बहस है ये तो बहुत ही संश्लिष्ट और पुराने ढर्रे पे बना हुआ संशोधित उदाहरण सरदार ने दे दिया, वरना ऐसे ऐसे चल रहे हैं कि वो उनकी चर्चा कर पाना थोड़ा सा कठिन है। हाँ, तो वो क्या आपने बताया था कि वो फिर श्रवण कलिकाओं में वही टिकटिका की तरह लग जाएगी जो हरी मिर्च वाला आप बता रहे थे, उस तरह के शब्द हैं। लेकिन लोग यही अरबी के बारे में तरह तरह की बातें कह रहे हैं कि इनके नाम क्या रखेंगे अगर लोग अपनी पे उतर आएंगे तो। और कैप्सिकम पे बैन लग ही नहीं रहा। मैं तो इस बात पे रहता हूं कि किसी भी तरह का कानूनी प्रयोजन तो हो, प्रतिबंध जो है ना लगे। चलो डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब होता है ना फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो डालो कि कैप्सिकम को हर चीज में नहीं डालना चाहिए। और उसको और अनार पनीर और कैप्सिकम 3 पे तो प्रतिबंध लगना चाहिए। हाँ, अनार जो है वो चाट में डालते थे लोग, अब जो है मैंने दही बड़े में अनार देखा है, वो दही भल्ले में अनार डाल देते हैं। राज कचौड़ी में, दही बड़े में, आलू की टिक्की में अनार पड़ने लग गया है। और ये इस तरह के पाप जो है लखनऊ में भी होने लग गए हैं, इलाहाबाद में हो रहा है, रायबरेली में हो रहा है। देख करके हम तो एकदम विदीर्ण हो गया है हृदय, एकदम संस्कृति पतित होती जा रही है। तवे पे पलटे से कुचल दी गई आलू की टिक्की दोने में आने से पहले जैसे छिन्न भिन्न कर दी जाती है, वैसे ही मेरी अंतरात्मा छिन्न भिन्न हो जाती है जब उसके ऊपर कोई ये अनार का टोपी लगा देता है धीरे से। अनार का नाम जानते हैं क्या रखा गया है? हाँ, तुम छील दो फलम। उसके साथ सबसे बड़ा संकट यही है कि वो रखा रहता है, कोई उसको छीलने को तैयार नहीं। वैसे अनार को दूर से देखे तो आपको अचानक से जो कोरोना का आपने देखा है ना डायग्राम, साइंटिस्टों ने बना के दिया है कैसा दिखता है कोरोना का वायरस, वो छिला हुआ अनार वैसा दिखता है। और फिर मुझे लगता है कि ये फिर से घूम फिर करके एक अनार 100 बीमार वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। कहावत पॉजिटिव। अच्छा, ये जो कहावत है एक अनार 100 बीमार बाबा, हाँ, इसका अर्थ क्या है? इसका जो असली अर्थ है वो ये है कि 100 बीमार को एक अनार ठीक कर सकता है, लेकिन ये बना दिया गया है कि 100 लोग बीमार हो जाते हैं एक अनार के चक्कर में। अच्छा, मैंने सोचा कि गलत दिशा में हो गया। जैसे सांप को दूध कोई नहीं पिला पाया जीवन में आज तक, लेकिन सांप को दूध पिलाना जो है वो पॉपुलर कहावत है। और इस कहावत के साथ साथ एक पर्व भी है, नाग पंचमी पे हम लोग सांप को दूध पिलाते हैं। हालांकि ये देश ऐसा है कि 365 दिन हम सांपों को ही दूध पिला रहे होते, लेकिन एक दिन उसको बना भी लेते हैं। एक अनार जो है वो मैं जिस परिप्रेक्ष्य में उसको यूज करता रहता हूँ, उसका उपयोग करता हूँ, वो है कि 100 लोग बीमार हैं और एक ही अनार है। अब कैसे बांटे इतने सारे लोगों में? तो निकल के एक एक दाना, हर दाने में है दम। ये पोलियो का पुराना वर्जन है बाबा ताऊ। जब पोलियो की ड्रॉप नहीं थी तो लोग अनार खा के ठीक रहते थे। हाँ। और ये हमने देखा है कांधार के किस्सों से लेकर के काबुली वाले की पोटली तक, या ईरान की पुरानी कहानियों में मार्को पोलो के झोले में, ऐसे तमाम सारे लोगों के झोलों में अनार ही रहे हैं। उन्होंने लंबे लंबे सफर उन्हें कराए हैं। मुल्ला नसरुद्दीन भी अनार लेके चलते थे। ये बाबर वगैरह भी अनार खाते हुए भारत में दाखिल हुए। अनार की कहानी फिर कभी। हाँ, पर ये देखिएगा कि जहां पर जो चीज बहुतायत में पाई जाती है या जहां पर जो चीज पाई जाती है वो रामबाण होती है उस चीजों का। जैसे आप अरब में जाइए तो वो हर बीमारी में बोले अरे खजूर खाओ, खजूर से ये ठीक हो जाता है, खजूर से वो ठीक हो जाता है, खजूर। अब यहाँ पे गाय का मूत्र चलता है, वहां पे ऊंट का मूत्र चलता है। जहां पे अनार है वहां पे अनार, और जहां पे अंजीर है वहां पे अंजीर। क्योंकि मुझे लगता है कि नेचर ने ये साइंटिफिकली देखा हुआ बात है कि नेचर ने जिस तरह के फ्रूट्स और जिस तरह के लोग बनाए हैं उस इकोसिस्टम में, उसने एक दूसरे को हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए आवश्यक अवयव प्रदान करने की चीजें वही रखी हैं। तो साउथ में जो मिरेकल नारियल कर देता है खाने में जाकर के लोगों के, उसी तरह का मिरेकल मस्टर्ड ऑयल जो है वो नॉर्थ के लोगों के लिए करता है, और उसी तरह का मिरेकल ऑलिव ऑयल स्पेन में करता है। मुझे लगता है, जो कि रुजुता दिवेकर की थ्योरी भी है और मैं उससे बहुत मजबूती के साथ सहमत खड़ा नजर आता हूं, वो ये है कि हमारे आसपास के जो पादप और जीव हैं उनसे हमको जितना सही पोषण मिल सकता है उतना हमको बहुत ही आयातित वेस्टर्न या किसी और भी दिशा से आए हुए चीजों से नहीं मिल सकता है। तो शौक के लिए
ऑलिव ऑयल ट्राई कर लीजिए, लेकिन सरसों के तेल का मजा और सरसों के तेल का फायदा वो आपको हमेशा मिलना है, वो हमेशा आपको फायदा करेगा। तो जहां पे आम नहीं हुआ वहां पे खजूर हुआ, और जो मैग्नीशियम या जो मिनरल्स और जो पोषण, जो फाइबर हमने आम से उठाया या जामुन से उठाया अपने यहाँ पे, उसको अरब में लोगों ने खजूर से पाया। उनका पोषण उस तरह से चलता रहा। और हम जब थोड़े से ऊपर की तरफ मूव किए, थोड़े से डेजर्टेड एरियाज में गए, हमने चीन से लेकर के और पूरे के पूरे कजाकिस्तान और अफगानिस्तान की पूरी बेल्ट में जब हम घूमे, आधा रशा हमने छू लिया, तो हमने पाया कि तरबूज, खरबूज जो वहां के क्लाइमेट के फल हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और आप उसको देखें तो वो मिडिल ईस्ट तक बहुत मजबूत है। आप देखें कि ओमान का आदमी मछली खा करके लंबी जिंदगी जीता है, और ईरान का आदमी केसर खा के लंबी जिंदगी जीता है। तुलसी खाने वाली कपिला सैन भी सैकड़ा जी करके गई, और केसर की कहवा पीने वाली महिलाएं भी कश्मीर में बहुत उम्र देख करके, बहुत दशक देख के जा रही हैं। अरे मैं बुरी तरह से फंस चुका था। इन्होंने कहा तुलसी खाने वाली कपिला वात्स्यायन, मैंने कहा कि किसके साथ खाती थी। लेकिन वैसे ना तुलसी और ऐसे तमाम तंबाकू खाने वाली महिलाएं भी, आप आइए पश्चिम उत्तर प्रदेश में बागपत, बड़ौद, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश जौनपुर, आपको लिए चलते हैं 95 प्लस और 100 प्लस महिलाएं। मेरे गांव में एक हलवाइन थी जो कि ये गुड़ के बने शक्करपारे, उनको हम लोग शक्करपारा क्यों कहते हैं जब वो गुड़ से बनते हैं, कुछ और कहना चाहिए था, लेकिन वो और मीठी वाली सेव और गुड़ वाली जलेबी बेचती थी, और बहुत चौधराहट के साथ ठेले पे पलथी मार के बैठ जाती थी चल के, और उसी ठेले पे सब सामान रखा रहता था। ठेला दोनों तरफ से फंसा रहता था, डगर मगर की गुंजाइश नहीं, और बैठ के बीड़ी पीते रहती थी। वो मेरे बचपन में एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता जैसी स्थिति थी। सिगरेट पीने वाली महिला को मैंने बाद में देखा, लेकिन बीड़ी पीने वाली वो पुरानी बूढ़ी हलवाइन को देखना मेरे लिए बहुत बड़ा कौतूहल था कि महिलाएं भी बीड़ी पीती हैं। फिर मैंने बहुत महिलाओं को बीड़ी पीते देखा। तो चलिए इसे यहीं विराम। और अभिषेक वत्स हैं एक हमारे लिसनर, उन्होंने आज तक रेडियो को ट्विटर पे लिखा है हमें ट्वीट करके कि तीन ताल में जैसे ही कटाक्ष से लथपथ बातचीत होती है वो उन्हें कहीं और नहीं मिलती। 2 हफ्ते से सुन रहा हूं और अब पिछली बातचीत भी, पिछले एपिसोड्स भी जाकर के सुनूंगा। तो ये बात और भी लिसनर्स के लिए कि अगर आपको भी ये लथपथ वाली बातचीत में मजा आ रहा हो, आनंद आ रहा हो, तो इस पथ पर बने रहिए और शपथ लीजिए कि 3 ताल के एपिसोड को आप भी शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक और उस पार अमेरिका और हिंदी की बात। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक। 3 ताल आप सुन रहे हैं। मेरा नाम कुलदीप सरदार है और मेरे साथ हैं कमलेश ताऊ और पाणिनी बाबा, और हम लोग बातें काट रहे हैं। मजा आ रहा है अरसे बाद। और हमने पहले हाफ में कई सारे विषयों को छोटे छोटे समय के अंतराल में छूने की कोशिश की। इस हाफ में हम 2 विषयों पे बात करेंगे। एक तो अमेरिका में जो अब कुर्सी पर एक व्यक्ति बदल गया है, जो सबसे महान लोकतंत्र कहा जाता है दुनिया का, उसका राष्ट्रपति अब बदल गया है वो। और दूसरा जो मैंने पहले हाफ में आपको बताया कि हिंदी को बचाने की एक मुहिम साउथ कोरिया से शुरू हुई है और भारत में भी उस पर बात हो रही है। पहले अमेरिका की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो गया। जो बाइडेन अब अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं और जमाने का दस्तूर है ये पुराना, मिटाकर बनाना, बनाकर मिटाना। एक सवाल है ताऊ, मतलब मैं माइक लेकर बतौर पत्रकार अगर अभी निकलूं और ऐसे लोगों से पूछूं तो इतना क्लीशे हो गया है, लोग जज करते हैं। लेकिन ट्रंप की पीठ जब व्हाइट हाउस की ओर थी और वो आखिरी बार वहां से निकल कर जा रहे थे, हाउ डिड यू फील? मतलब लगा कैसा आपको? अरे मुझे एक चीज से बहुत मजा आया। हाँ, और वो ये कि ट्रंप ने ना जो बाइडेन की जो शपथ ग्रहण समारोह था वो उसमें भाग नहीं लिया।
ये परंपरा है कि हारने वाला आदमी भी रहता है। पर मुझे उसकी जो भारतीयता दिखी उसमें ना, कि जो भारत का ब्यूरोक्रेट होता है वैसा व्यवहार। मेरे एक संपादक थे पहले, उनके पास ऑफिस की गाड़ी थी, तो जिस दिन वो रिटायर किए तो उस दिन वो गाड़ी की चाबी ऑफिस में छोड़ गए और ऑटो से गए घर। तो उनको कहा गया कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत करें, आप गाड़ी ले जाएं और हम आपसे आप गाड़ी ले जाएं घर, हम मंगवा लेंगे गाड़ी। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं इस पद पर नहीं हूं, तो मुझे जो गाड़ी मिली है उसका उपयोग मैं नहीं कर सकता, है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उसने कहा कि 10 बजे उसका शुरू होगा, तो मैं 8 बजे तो 9 बजे तक तो प्रेसिडेंट हूं, तो एक बार मैं प्रेसिडेंट नहीं रहा तो ये वाली हेलीकॉप्टर से तो जा नहीं पाऊंगा, है ना, मैं जहां भी जा रहा हूं। तो उसने 8 बजे निकल लिया। वो आखिरी बार वो राइड उसने आखिरी बार ले ली सुबह सुबह। उसके चलते उसने इतनी बड़ी परंपरा को तोड़ दिया। उसकी फिक्र उसको नहीं है, उसको इस बात की मैं यहाँ से जाऊंगा तो इसी में बैठ के जाऊंगा, इसी गाड़ी में जाना है मुझे। तो वो आदमी, उसमें एक अपनापन लगा जो हमारे ब्यूरोक्रेट करते हैं कि आखिरी दिन तक क्या, रिटायर होने के बाद भी गाड़ी रख लेते हैं, घर रख लेते हैं। हमारे मंत्री, हमारे एमपी घर खाली नहीं करते जब तक उनको धक्के मार कर निकाला जाए। ऐसा इनफैक्ट पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा, कई सारे बहुत पुराने लोग आवासों पर बैठे हुए थे। मेरे हिसाब से तो डोनाल्ड ट्रंप शायद इसलिए भी नहीं जाना चाहता था कि चलो मैं हार तो गया तो व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ेगा, है ना। पर मैं गंभीरता पे एक बात आऊं तो मुझे ऐसे आदमी के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन रहना, दुनिया की सुरक्षा का बटन रहना एक अच्छी बात नहीं थी। एक आदमी हमेशा दुनिया को धड़का लगा रहता था, ये आदमी कौन सा डिसीजन ले लेगा। उसके पास बाय द वे जो बाइडेन ने, उसका जो ऑफिस है वहां पर एक बटन होता था, उसको हटवा दिया है, ऐसा मैंने कल ही पढ़ा। वो एक उसने डाइट कोक की बटन रखी हुई थी तो उसको वो दबाता था, ये दिखाता था लोगों को, देखो मैं इसको दबाऊंगा तो डाइट कोक आएगा। वो आदमी इस स्तर का शोमैन था, है ना। उसके लिए अनुवाद किया जाए शब्द है चोंचलेबाज। तो उसकी चोंच भी बहुत लंबी थी, और उससे बहुत, जितनी ठक ठक वो कर रहा था ना, अमेरिका की काट को फोड़ के रख देता वो। तो उसके चले जाने से, पर मैं इस बात से भी को भी मानता हूं कि उसके जाने के बाद अमेरिका की नीतियों में क्या होता है, उसकी डोमेस्टिक नीतियों से हमें क्या मतलब। हम जो अब्दुल बने डांस कर रहे हैं यहाँ पे उनकी शादी में, उससे क्या होता है। मैं अब्दुल्ला को कभी भी बेगानी शादी में नाचते हुए मैंने नहीं देखा है, अब्दुल ही ऐसा करता है। तो वो जो क्योंकि अब्दुल्ला जो है वो सही नाम है, अब्दुल ये जो कंफ्यूज रहता है बहुत। सिर्फ साउथ एशिया में ये नाम पाया जाता है, बाय द वे अब्दुल जो होता है। हाँ, अब्दुल नाचते हैं, अब्दुल्ला तो क्लियर है कि नाचना हराम है। हाँ तो अब तो वो हम जो है बेगानी शादी में यूं झूम रहे हैं कि जो बाइडेन आ जाने से बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए अमेरिका एक देश है, उसकी नीतियां बहुत धीरे धीरे बदलती हैं और बहुत वक्त लगेगा। कि ट्रंप की जो आसान सी नीतियां हैं कि भाई पेरिस क्लाइमेट से भाग गए, छोड़ दिया था उसने, तो उसमें चले जाएंगे। पर हमारे लिए ना इससे कुछ परिवर्तन नहीं होगा कि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, मतलब उनकी माता भारतीय थी, तो वो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कुछ लोगों ने कहा कि जो बाइडेन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इतने सारे इंडियन अमेरिकन को जगह दी है। पर हमेशा याद रखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ी मशीन है, उसमें बहुत छोटे छोटे पुर्जे यहाँ वहां बदल जाने से कुछ नहीं होता और कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। न नरेंद्र मोदी से निजी संबंधों का कुछ फायदा हमको मिला डोनाल्ड ट्रंप का, और न ही जो बाइडेन से निजी संबंध न होने के कोई नुकसान होंगे। भारत और अमेरिका के संबंध है, वो किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, थोड़ा सा उत्साह हो जाता है मन में कि भाई वो तो हमने देखा है ना, वो शी जिनपिंग आए थे महाबलीपुरम में, बड़े से पत्थर जो है गोल वाले पत्थर के नीचे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे, अब पत्थर ही हम हमारे संबंधों पे गिर गया है और कुचल दिया उसको। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हमको अपनी शांति रखनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को उनकी आगे की जिंदगी मुबारक, लेकिन देखिएगा कि वो भाभी मिलानिया से तलाक लेने के बाद फिर टीवी शो करेंगे, और अमेरिका हमारे लिए जो मनोरंजन वो प्रदान करते थे वो करते रहेंगे। वो आप अपनी कविताएं लिखकर भूल जाते हैं ताऊ, क्विक बंदी में आप कह रहे थे कि क्विकली लिखता हूं और भूल जाता हूं, और डोनाल्ड ट्रंप जब अड़े हुए थे व्हाइट हाउस ना छोड़ने पर, तो आपने जो लिखा था और मैंने उसे पढ़ते हुए, मतलब वो उसी शैली में लिखा गया था, तो हारमोनियम के स्वरों की कल्पना करते हुए ही उसे पढ़ा था। उसका जिक्र कर देता हूँ। वो
था कि धवल घर ना छोड़ी बे मोरे सैया। मैं उसको ये कविता पढ़ मैं ली। सुना चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, ये पहुंच चुके हैं हम लोग। और उसको मैं मतलब गा चुका हूँ एक्चुअली। वो लिखा ही ऐसा गया था कि वो गा सके, और वो पाणिनि जी उसको बाबा जो है वो जानते हैं वो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी बिहार के टून में लिखी गई, इसलिए हारमोनियम आपने सही इमेजिन किया है। बाजा 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 के साथ धवल घर ना छोड़वे मोरे सैया। जो ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं वो कहते हैं पेटी, और जो सुनने वाले श्रोता है वो कहते हैं बाजा। तो लेकिन इसमें दो चीजें हैं बहुत कमाल की। एक तो ये है कि हाँ, लेकिन वो जो कविता सुनना चाहते हैं वो पीछे के 3 ताल को नए साल के 3 ताल में मेरे ख्याल से वो है। तो एक चीज तो इसमें ये मैं आपदा में अवसर जो देख रहा हूं वो ये है कि ट्रंप को पहली बार, अब ये जिस नए घर में गए हैं वो घर खूबसूरत है, कम से कम पुराने 2 घरों से तो बेहतर है जहां की तस्वीरें मैं देखता रहा हूं। थोड़ा सा क्लासिक, रॉयल और एंटीक कलेवर वाला, ऊंची छतों वाला एक रॉयल पैलेस जैसा बना हुआ वो घर है जहां पे वो जाके अब रह रहे हैं। प्रथम दृष्टया एक बहुत संग्रहालयी अनुभूति होती है उसको देख करके, और अमेरिका ने 4 साल बाद उनको उठा के संग्रहालय में रख भी दिया एक तरह से। ये संग्रहालय में रखा हुआ महारानी का हार है जो बीच बीच में अपने इर्द गिर्द हो रही वाचालताओं के कारण चर्चा में बना रहेगा, लेकिन फिलहाल हार जो है वो संग्रहालय में पहुंच गया है। घर वैसे सुंदर है, मुझे वो घर पसंद आया। इनका जो पुराना वाला घर था बहुत, मुझे एकदम लगता था कि यार पश्चिम बिहार पंजाबी बाग आ गए, एकदम छोटी छोटी खिड़कियां ना, खूब सारा सुनहरा काम, और एकदम चमकते हुए शाइनिंग पर्दे, और वैसे ही जो है कुशन और गद्दियां, टू मच लग रहा था कि मतलब लाउड बहुत था। हाँ, आपने घी की कटोरी में चम्मच से दाल डाल दी हो, इस तरह से लगता था वो। तो उसमें थोड़ा सा सोबरनेस है क्योंकि उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ गई। सोबरनेस तो क्या ही आएगा, ट्रम्प की चेतना एकदम हमारे पश्चिम बिहार की चेतना है। पश्चिम बिहार वाले बुरा न माने, ईमेल पे अगर अपने घर के इंटीरियर के बारे में कुछ बातचीत करनी हो तो मुझे लिख सकते हैं। अन्यथा मानने से पहले मुझे सुना जाए, मुझे राय बताने से पहले। तो एक मैं पश्चिम बिहार में रहता था, और मैं मतलब चूंकि इस देश में किसी भी बात पे आपत्ति जताई जा सकती है और लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है, तो मैं इस बात पे आपत्ति जताता हूं कि आपने पश्चिम बिहार को घसीटा ट्रम्प के मामले में। पश्चिम बिहार में लोग बहुत खुश होंगे कि ट्रम्प का घर और पश्चिम बिहार का घर एक जैसा है। सर, इससे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं पश्चिम बिहार में। मैं थोड़ा पक्ष में काम कर रहा हूँ। हाँ, आपत्ति से मुझे एक बात याद आई, मैं इसके पहले कि अब ट्रम्प पे जाएं, मुनव्वर फारूकी नाम का एक कॉमेडियन है, वो जेल में है, शायद महीना होने वाला है थोड़े दिनों में। और वो जेल में इसलिए है कि उसने कुछ चुटकुले बहुत पहले कहे थे जो यूट्यूब पे हैं, पर उसे मध्य प्रदेश की पुलिस ने जेल में डाला क्योंकि किसी एमएलए के लड़के ने उसको कहा कि भाई ये ऐसे चुटकुले कहता है, और वो चुटकुले उसने वहां नहीं सुनाए थे इंदौर में, पर फिर भी वो जेल में गया। यूपी पुलिस कहती है कि हम भी इस पर केस करेंगे, क्योंकि इंटरनेट तो हर जगह उपलब्ध है। अब राज्य में, देश के सभी राज्यों में अगर पुलिस चाहे कि एक छोटे कॉमेडियन को, बेचारा अभी शुरू कर रहा है, नया लड़का है, उसको जेल में डाल दिया जाए क्योंकि उसने लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, तो फिर क्या कहने। हाँ, तो अब मैं भावनाओं के आहत होने और आपत्ति दर्ज करने की जो मेरी इच्छा हुई थी उसको मैंने पूरा कर लिया है। आवाज एंटर। हाँ, और बिल्कुल दूसरी चीज मुझे ये कहनी है कि जो ताऊ कह रहे थे कि ये लोगों को उत्साहित नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बड़ी सी मशीन है। मेक इन इंडिया का जो शेयर आपने देखा है, उस तरह की बड़ी सी मशीन है, और इसमें कुछ पुर्जे, कुछ गलारियां बदल देने से, कुछ बैरिंग बदल देने से वो बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। मूल रूप से स्वभाव वैसा ही रहेगा, और उस स्वभाव को हमें ऐसे समझना चाहिए कि अमेरिका और भारत के संबंध या ऐसे तमाम सारे देशों के संबंध ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि एक बैंक और उसमें खाता धारक के बीच होते हैं।
जितने समय तक एक्टिव ट्रांजैक्शन रहता है, जितने समय तक एक बेनिफिट, एक बिजनेस उसमें इन्वॉल्व रहता है, तब तक चीजें चलती हैं। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में ये एक बहुत बड़ी चीज है। इकोनॉमी और ट्रेड जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और इसी के इर्द गिर्द फिर पावर बैलेंस की पूरी लड़ाई चलती है। जो आपको लगता है कि ये पैसे के लिए लड़ाइयां नहीं हो रही है, वो लड़ाइयां भी दरअसल पैसे के लिए हो रही होती हैं। हाँ, और कॉर्पोरेट अमेरिका से आपके संबंध कैसे हैं, इस पर निर्भर करता है कि अमेरिका से आपके संबंध कैसे। बिल्कुल। तो आदर्श को नहीं चाहिए कि वो अशोक को जो अपना सगा बड़ा भाई मान ले। उसको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि वो दरअसल इस पजेरो का ड्राइवर है और ये जमींदार का बेटा है। तो इससे क्या होता है ना, दिल नहीं टूटता है। तो ये दिल पे ले लेने वालों के लिए मैंने कहा कि मैं इतना बता दूंगा। और तीसरी चीज ये है कि अमेरिका एक प्रवृत्ति है, एक देश नहीं है। अमेरिका एक प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति का पिछले कुछ दशकों से दुनिया पे कब्जा है। ये प्रवृत्ति व्यक्तियों के बदलने से बदलने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप जो है, ट्रंप की स्थिति वही हो गई है जो हम लोगों ने अपने यहाँ राजनीति में कई सारे नेताओं के साथ होते हुए देखा है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके बोलने का या सोशल कंडक्ट में बर्ताव करने का तरीका एक तथाकथित कुलीन सभ्य समाज के तरीके से मुख्तलिफ था, अलग था। और इसके ऊपर मैं कह भी चुका हूं कि ट्रंप को या गद्दाफी को गाली देने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम किस ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हैं। एक जनेऊ पहने हुए उघारे बदन घूमते हुए पंडित के ब्राह्मणवाद को गरिया रहे हैं, या जो टाई और कोट के नीचे जनेऊ पहने हुए है उसको गरिया रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको समझना पड़ेगा। और अमेरिका इसीलिए एक प्रवृत्ति है। तो ट्रंप के जाने से दुनिया में अमेरिका की सच्चाई बदलने वाली नहीं है। ट्रंप का जाना इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार दूसरे के क्यारी में मैला फेंक रहे लोगों की अपनी क्यारियों में मैला गिरने लग गया। तो इस वजह से थोड़ी सी बेचैनी हुई। उनको लगा कि ये बहुत वाइल्ड गेम हो गया, बहुत फन हो गया, बहुत रेव पार्टी हो गई, अब थोड़ा घर अब लौट चले। तो अब लौट चले का गाना गाते हुए अमेरिकी जो है 4 साल में लौट ही आए। नहीं तो उन्होंने न्यूक्लियर बटन और क्या क्या चीजें सब उसको दे रखी थी और एकदम खुला खेल फरुखाबादी। लेकिन बाबा आप ये सोचो कि आज जिसके पास न्यूक्लियर बटन हो और डाइट कोक का बटन हो तो उसको लगी हो भयंकर डाइट कोक की प्यास, अब दबा दे न्यूक्लियर। नहीं सर, मजाक है कि सलमान खान का आज कुछ तूफानी करते हैं वाला ऐड नहीं देखा ट्रंप नहीं तो पता नहीं क्या होता दुनिया का। आप लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना, अमेरिका से संबंध सुधारने के और अमेरिका से संबंध अच्छे रखने के मेरे पास एक बहुत आसान सा नुस्खा है। वो अमेरिका से आप एकदम टन भर हथियार खरीद ले, संबंध अच्छे हो जाएंगे। उनके विमान, उनके युद्ध में उपयोग होने वाले विमान, उनसे कुछ बम, कुछ मशीन गन इत्यादि खरीद ले, अमेरिका से संबंध अच्छे हो जाएंगे। अमेरिका एक व्यापारी देश है और उससे व्यापार करते रहे, आपका काम चलता रहेगा। वो चीन के साथ भी व्यापार करते थे खुलेआम। वो हर आदमी, मैं ट्रंप की इस बात के लिए कभी आलोचना नहीं करता था कि वो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि उस समय ये था कि भाई चलो संबंध तो अच्छे हो जाएंगे, पर वो तो हर जगह यही देख रहा था ना कि मुझे कहाँ पे स्कोप है, मैं किससे संबंध बना सकता हूँ और किससे बिगाड़ सकता हूँ। जिनसे अच्छे थे उनसे बिगाड़ लिए, तो वो एक परिवर्तन उसके खाते में जाता है। आप उसको क्रेडिट देना ही पड़ेगा क्योंकि उसी के समय में हुआ है। हाँ, जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप जो एक बात कहकर गए बड़ा जोर शोर से कि आप ये देख लें कि किस राष्ट्रपति के नाम के नीचे कितने युद्ध हैं। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मेरे नाम के साथ कोई युद्ध नहीं है। तो जैसे बराक ओबामा डेमोक्रेट प्रेसिडेंट थे, उनका बर्ताव, उनका भाषण, विचार, बैकग्राउंड भी, अप्रोच भी, सब कुछ थोड़ा प्रोग्रेसिव माना गया। पूरी दुनिया में तारीफ हुई जिस पृष्ठभूमि से वो आकर के राष्ट्रपति बने, और उसके बाद उनकी वाक कला। लेकिन उनके दौर में कई जंगों में अमेरिका उतरा, काफी बम बरसाए अमेरिका ने। बिल क्लिंटन के समय जंग फिर भी थोड़ी सी कम थी, लेकिन जॉर्ज बुश जो दोनों ही थे, सीनियर और जूनियर, दोनों के समय, दोनों के कार्यकाल में पर्याप्त जंग अमेरिका ने देखी। तो इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ अपने पूर्ववर्ती डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट बल्कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स पे भी, पिछले एक दशक की बात करें तो, पिछले 2 दशकों की बात करें तो, वो उन पर 20 रहे। और जो नॉर्थ कोरिया की बात थी, मतलब सिंस तो थोड़ा सा उदार धरातल पे आके बात कर रहे हैं, उस आदमी को थोड़ा क्रेडिट दे रहे हैं, तो उसमें भी
अलग, उसको भी स्ट्रेटेजिस्ट ने बहुत अलग चश्मे से देखा कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हथियार बनाया। तो जैसे ये होता है ना कि जब किम जोंग उन किसी और राष्ट्रपति के साथ डील कर रहे थे तो उन्हें मालूम था कि ये व्यक्ति ह्यूमन राइट्स की बहुत परवाह करता है, ये ऊल जुलूल फैसले नहीं ले सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी नथी थी और कई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये उनके काम आई कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है और कोई भी किसी दिन जंग वंग छेड़ सकता है, ज्यादा ये ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल नॉर्म्स की परवाह करता नहीं है। और इसने मदद की किम जोंग उन को बातचीत की मेज पर लाने में। भले ही उसका कुछ नतीजा नहीं निकला, लेकिन कम से कम बातचीत की मेज पर किम जोंग उन को वो लेकर के आ गया। तो ये भी एक दो चीजें हैं जिनके लिए याद रखा जाएगा। ओबामा को नोबेल प्राइज दे दिया गया था, है ना, शांति पुरस्कार दे दिया गया था इस आशा में कि वो दुनिया में शांति लाएंगे। उन्होंने बम बरसाना नहीं छोड़ा। और अगर यही पैरामीटर है कि नोबेल पीस प्राइज ऐसे लोगों को दिया जाए तो ट्रंप को तो 2 मिलने चाहिए, ओबामा को अगर 1 मिला है तो। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, इसमें अगर आप अंततः देखेंगे तो मुझे कई बार लगता है कि ये मेरा भी स्वांतः सुखाय है कि मैं जेठमलानी रहना चाहता हूं हर बहस में, कि जिसके साथ कोई खड़ा नहीं है उसके साथ मैं खड़ा रहना चाहता हूं। तो और ऐसी परिणति जो ट्रंप की है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय दृष्टि से उसको जब देखें तो आप पाएंगे कि भारतीय राजनीति में हमने कई सारे लोगों को उनके रंग, रूप, जाति या एकेडमिक और बाकी तरह के बैकग्राउंड्स की वजह से अपने यहाँ के ट्रंप बना के रखा है। जैसे जैसे ओबीसी राजनीति का, दलित राजनीति का समय मजबूत हुआ है भारतीय राजनीति में, हमने बहुत सारे लोगों की छवि को ट्रंप जैसी छवि जैसा गढ़ा है कि ये लोग उजड हैं, इनको तरीका नहीं आता है, देहाती हैं, ऐसे हैं वैसे हैं करके, और ये लैटियंस लाइक नहीं है। तो जब मैं वो देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि ट्रंप होना केवल नकारात्मक नहीं है, ट्रंप होना कई बार कुछ और होना भी है, कई बार दिलीप घोष होना भी है। तो एक बात में अमीरों के लालू यादव थे, अमीरों के लालू यादव थे, दुस्साहस से भरे थे, पर जो परिपाटी बनी हुई है उसको उसकी पालना नहीं करते थे। हाँ, और भारतीयों से जो ताऊ भी अभी समझा रहे थे और हम भी पहले कह रहे थे, ट्रांजैक्शन और व्यापारी देश है। बस एक ही चीज मैं भारतीय अपने मित्रों से कहता हूं जो रह रहे के उत्साहित होते रहते हैं। आजकल अमेरिका को लेकर लोग ज्यादा उत्साहित हैं, पिछले 12-15 साल से हैं, जैसे जैसे वहां पे जाना पड़ा। उनको मैं एक ही चीज कहता हूं कि भैया, जो पायलट और एयर होस्टेस आपको फ्लाइट में नमस्ते करते हैं मुस्कुरा के, वो कभी भी टर्मिनल से बाहर आने के बाद भी वैसे ही आपसे नमस्ते करेंगे, ये अपेक्षा मत रखना। जब तक आप ट्रांजिट में हैं तब तक वो नमस्ते हो रही है। तो ये यहाँ पे कोई साधो वाला भाव नहीं है, यहाँ पे पूरी तरह से बिजनेस वाला भाव है और उसके अनुरूप ही चीजें चलेंगी। दुनिया में इतनी बड़ी लड़ाई हम लोग बनी हुई देखते हैं चीन और अमेरिका की, लेकिन चीन और अमेरिका ने किस तरह से व्यापार को और चीजों को मैनिपुलेट किया है मिलके भी, और कैसे एक दूसरे को भी प्रभावित किया है, कैसे उसको खींचे ताने भी हुए हैं, और उसके बहाने कितनी तरह की और चीजें चल रही हैं। इस पे कभी हम लोग चर्चा बिल्कुल करेंगे। एक बात लेकिन मैं खींच देना चाहूंगा यहाँ पे बाबा, वो ये है कि 2 चीजों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। ब्रिस्बेन में इंडिया की जीत, विराट कोहली, बुमराह, अश्विन जैसे, जडेजा, पांड्या जैसे खिलाड़ियों के अभाव में, उनकी अनुपस्थिति में जीते, तो हम सब बड़े खुश हुए और उसको माना जाता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज विन है इंडिया का। पर उसमें एक बात देखना कि उसमें जो लीडर बहुत मजबूत नहीं था, है ना, जिसको मजबूत नेतृत्व कहते हैं ना, वो देश हमेशा चाहता था, हमारा देश चाहता था, उसको मजबूत नेतृत्व मिल गया और दमदार जो नेतृत्व बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सारी शक्तियां अपने पास केंद्रित कर रखी थी। वैसे भी अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है उसके पास सारी शक्तियां केंद्रित होती हैं। वो लोगों को हायर फायर करता रहा, उसने और किसी को अपने यहाँ पनपने नहीं दिया। माइक पेंस को छोड़कर कोई भी आदमी स्थिर नहीं रहा उनके सलाहकारों में, उनके चाहे वो चीफ ऑफ स्टाफ हो, है ना। तो उसमें जब मजबूत लीडर होता है तो मजबूत लीडर की भी एक कमजोरी होती है, फिर बाकी चीजें कमजोर हो जाती है, बाकी व्यवस्था कमजोर हो जाती है। उसी का कारण था कि कुछ लोगों ने कैपिटॉल पे हमला कर दिया, उसी का कारण था कि कोविड पे नियंत्रण नहीं कर पाए, उसी का कारण था कि उनकी विदेश नीति पूरी बिखर गई, क्योंकि बाकी की टीम
कमजोर हो गई। पावर तो एक ही होता है, 100 पावर है। अगर आपने 99 पावर लीडर में रखे तो जनता के पास एक पावर, सिस्टम में एक पावर बचता है ना। 50-50 कर दो तो बराबर की भागीदारी हो जाती है। तो भारत को स्ट्रांग नेतृत्व चाहिए, ये बात तो सबकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि मनमोहन सिंह को लोग मानते थे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। लेकिन स्ट्रांग नेतृत्व के नुकसान भी होते हैं, क्योंकि जब तब फिर नेतृत्व डिसीजन लेने लगता है ना, और आप उनकी गलतियों उनसे गलतियां हो सकती है ना। डीमोनेटाइजेशन को लोग गलतियां बोलते हैं, पर एक बहुत ही छोटे समूह में उस पर चर्चा हुई, बड़े समूह में चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि फिर लीक हो जाती बात, पर उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ा। तो ऐसे विषयों में हमेशा हमको ये देखना चाहिए कि लीडरशिप स्ट्रांग होने का मतलब है कि पूरी लीडरशिप स्ट्रांग हो। आपके पास एक लीडर स्ट्रांग होने से आप बिखरने की शक्ति में रहते हो। भाजपा में आप देखना बहुत सारे लीडर है, एक लीडर नहीं है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास लीडरशिप जो है, वो जो शक्तियां हैं वो लीडरशिप की एक टीम में बटी हो, न कि एक व्यक्ति में निहित हो। एक व्यक्ति में निहित पे नुकसान लीडरशिप, इसलिए ताऊ हमको लगता है कि लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए, लीडर नहीं। लीडर थोड़ा कमजोर भी चलेगा, लेकिन लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए। विराट कोहली के न होने से एक फायदा उस टीम को ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अब हमको सबको जीतना है। नहीं तो विराट कोहली होते हैं तो फिर विराट कोहली पे छोड़ दिया जाता है, अगर विराट कोहली है हम तो जीत ही जाएंगे। और उससे वो जो 36 ऑल आउट हुआ था, वैसे कांड भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि विराट कोहली नहीं जीतते, विराट कोहली ने बहुत सारे मैच जीते, धोनी ने बहुत सारे मैच जीते, सचिन बहुत बड़े लीडर थे, पर उनके नेतृत्व में टीम नहीं बहुत बार जीत पाती थी। और लोग कहते थे कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, पर कप्तान उतने अच्छे नहीं है। वो सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि लीडर से सबको डरा नहीं होना चाहिए। जब लीडर से सब कोई डरा होता है या उससे बहुत पायदान में बहुत नीचे होता है, तो फिर लीडर की बातों पर लीडर को ऑनेस्ट कोई फीडबैक नहीं मिलता, और ना कोई जो डिसीजन है वो सामूहिक हो पाता है। वो नैसर्गिक तरीके से सामूहिक नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वो उतने बड़े आदमी ने बोल दिया तो फिर क्या करना है, फिर तो उसको फॉलो करना ही है। तो एक चीज होती थी, उसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप उठाते थे, उसका गलत फायदा उठाते थे। वो अपनी चीजों को प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूएस का, उसके लोगों के एक्सपर्ट्स के विचारों पर भी हावी पड़ जाते थे। जैसे एंथनी फॉची है, वो कहता रहा कि फलां चीजें करो, पर वो आदमी मास्क तक को लगाने को तैयार नहीं होता था, है ना। तो हमेशा इसमें एक मतलब यहाँ से एक ज्ञान पेल के जाता हूँ मैनेजमेंट का, कि किसी को भी लीडर से स्ट्रांग होने चाहिए, लीडर स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। लीडर के स्ट्रांग होने से आपको नुकसान भी हो सकता है। क्रिकेट का रेफरेंस आपने दिया, तो चूंकि हमें अभी आगे छोटी सी बातचीत ही सही हिंदी पर भी करनी है। एक बिजार स्टोरी है, और वो बहुत छोटी सी बात है कि भारतीय टीम इतना अच्छा खेली, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल, ये दोनों जीत के जो तमाम नायक थे उसमें शामिल थे, दोनों ने अर्धशतक जमाया था। उनके पिताओं ने अलग अलग इंटरव्यू में कहा कि वे निराश हैं कि उनके पुत्र सेंचुरी नहीं बना पाए। तो लोगों ने लिखा है कि ये इंडियन पेरेंट्स की जो असीम इच्छाएं हैं। मुझे फिर से वो जय की याद आ गया। पिता चाहते हैं ये रामाधीर सिंह हर घर में है। पर एक बात देखना आप बाबा, मैं अपने टीम में भी होता है, मुझे कई बार लोग शिकायत करते हैं कि लोग कहते हैं कि आप ना प्रशंसा नहीं करते, गलतियां बहुत निकालते रहते हो। तो मैं उनको बता नहीं पाता हूं, पर ना ये हमारा जेनेटिक्स है कि हमारे पिता भी कभी हमारी सफलताओं पे इतनी खुशी जाहिर नहीं करते थे। बहुत अच्छे नंबर भी आ गए तो कहते थे अच्छा है, आगे ध्यान लगा के करो और ज्यादा मेहनत करो। तो ये होता था कि मतलब ये अपनी खुशी होते होंगे मन में खुश, पर ऊपर से दिखाते नहीं, और अगले लक्ष्य की ओर जो है धकेल देते हैं कि अब इसको भी तुम्हें करना है, ये भी बहुत बड़ा काम है, ये कर लिया तो क्या कर लिया, तो तुम्हें करना ही चाहिए। तो ये एक थोड़ा हमारा इंडियन पेरेंटल एक लतीफा है कि एक बच्चे को उसकी माँ ने पीट दिया विधिवत, तो रोग आके बच्चे ने फिर माँ से कहा कि आप ये बताइए कि आपकी माँ ने आपको कभी पीटा? तो उन्होंने कहा कि उनको लगा कि ऐसा नहीं कि ये बच्चा समझ रहा है कि नहीं केवल मैं ही पीटती हूँ। कहा कि हाँ बिल्कुल पीटा, अच्छी चीजें सिखाने के लिए पिटाई होती थी। क्या उनकी माँ भी उनको पीटती थी? तो कहा कि हाँ नानी की भी पिटाई हुई है। नानी की माँ की भी पिटाई हुई है? तो हाँ नानी की माँ की भी पिटाई हुई है। तो उनकी माँ की, तो ऐसे वो पूछते तो आखिर में फिर लौका कहता है कि खानदानी गुंडागर्दी तुम लोगों की कब तक चलेगी भाई?
तो यही है। अब जैसे आपके पिताजी खुश नहीं हुए, आपके पिताजी से भी उनके पिताजी कभी खुश नहीं रहे होंगे। उनके पिताजी से भी उनके पिताजी कभी खुश नहीं हुए। हाँ, और अच्छा करना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, हाँ वो है। हाँ। तो हमने ना एक कलेक्टिव भारत में ये होता है, तो शुभमन गिल के पिता हो या वाशिंगटन सुंदर के पिता खेती हो, करके कोई आगे कह दे कि एक बिस्वा में मैंने 12 कुंटल गेहूं निकाल दिया है, तो वो घर में सब लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन किसान का जो बाप होगा वो कही देगा घूम फिर करके, अरे और मेहनत करो, अब की दाई 15 हो सकत। तो ये जो है, ये अपनी अभिलाषाओं को, इसके लिए हमने तब भी इस पे हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं 3 ताल में। और मैं फिर से जयशंकर प्रसाद की वही पंक्ति दोहरा देता हूं, मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। ये जो हम लोगों की बीमारी है कि हम दरअसल अपनी जो आकांक्षाएं और अपने जो सारे सपने हैं उनकी गठरी को अपनी पीढ़ियों पर डाल देते हैं, क्योंकि हम सब के सब अपनी अपनी सीमाओं में बढ़ रहे लोग हैं। भारतीय समाज ताऊ ऐसा नहीं है जहां पे अमेरिका या यूरोप के तमाम देशों की तरह समान अवसर सबको उपलब्ध है। लगभग एक जैसी व्यवस्था, न्यूनतम व्यवस्था सबको उपलब्ध है। तो इन दुश्वारियों में पली बढ़ी पीढ़ियों के पास सपने बहुत सारे हैं और सच्चाइयां बहुत दुरूह है, सीमाएं बहुत ज्यादा है। इसलिए टोपी ट्रांसफर की और रिले रेस की परंपरा मुझे लग रहा है कि चली आ रही है, और ये वाकई एक खानदानी बीमारी है जो खत्म होनी चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार हमें बात करनी है हिंदी बचाओ के नारे पर। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक। 3 ताल में मैं कुलदीप सरदार, कमलेश ताऊ और पाणिनी बाबा बात कर रहे हैं, और अब हिंदी बचाओ के नारे और उसके पीछे के इरादों पर बात करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया में एक यूनिवर्सिटी है, साउथ कोरिया मतलब किंग जोंग उन वाला नहीं, जो कि आज जिक्र भी आया, वो वाला नहीं, सैमसंग वाला, जो सैमसंग कंपनी जहाँ है। तो ये बुसान में है, बुसान शहर में, बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, वहाँ विदेशी भाषाओं की पढ़ाई होती है। 37 साल से वहाँ हिंदी का कोर्स चल रहा था, लेकिन इस बार से हिंदी का कोर्स बंद किए जाने का प्रस्ताव है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि भारत में अब हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी की मौजूदगी और उसका एक्सेप्टेंस बढ़ गया है, ज्यादा है। इसलिए बिना हिंदी जाने भी कोरियाई लोग भारत में पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, काम धाम कर सकते हैं। लेकिन इसके विरोध में कोरियाई स्टूडेंट्स और अध्यापक मुखर हैं, और भारत में भी कुछ पूर्व राजनयिकों और हिंदी से जुड़े एकेडमिशियंस ने भारत सरकार से दखल की मांग की है। भारत के विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर अपील की गई है कि वो दक्षिण कोरिया की सरकार से इस बारे में बात करें। ट्विटर पर भी पत्रकार, हिंदी प्रेमी और तमाम तरह के लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदी को घर में भी और घर के बाहर भी बचाने की जरूरत है। तो ताऊ, आपसे शुरू करना चाहते हैं कि हिंदी क्या वाकई ऐसी स्थिति में है? कई हम चीजों के बारे में इस तरह का फ्रेज बार बार सुनते हैं कि एक्स चीज खतरे में है। कई बार वो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में आता है, संस्कृति के संबंध में आता है। हिंदी के संबंध में भी अरसे से सुन रहे हैं कि हिंदी खतरे में है, इसको बचाने की जरूरत। आपको लगता है खतरे में है? मैं कुछ साल हुए, मैं विश्व हिंदी सम्मेलन होता है दुनिया के विभिन्न शहरों में, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आयोजित करती है। मैं जोहानिसबर्ग गया था हिंदी बचाने के लिए, साउथ अफ्रीका में, है ना। तो वहां तो जान बचानी पड़ती है लोगों को, पर खैर हिंदी बचाने के खिलाफ मैं बहुत पहले से हूँ। हिंदी को एक बार मेरी राहुल देव से भी इस विषय पे बहस हो गई थी। हिंदी को क्यों बचाना है, और बचाने वाले जो है हिंदी के
वो हिंदी को बचा नहीं रहे, हिंदी को संकट में डाल रहे। एक भाषा है जो बाय द वे बहुत पुरानी नहीं है। हिंदी कई भाषाओं को लील गई है, खा गई है। और इसलिए मैं, जब साउथ इंडिया के लोग कहते हैं कि हिंदी से बचना है, तो मैं उनके खिलाफ इसलिए नहीं खड़ा हो सकता कि हिंदी ने सही में कई भाषाओं को खा लिया है। अवध की भाषा हिंदी नहीं होती थी, है ना। ये जो खड़ी हिंदी है, ये बड़ी अजीब सी हिंदी है, पर इसका विकास अपने आप हुआ, इसको स्वीकार अपने आप लोगों ने किया। उत्तर भारत के लोगों पर थोपा नहीं गया था हिंदी थोपी नहीं गई थी, है ना। हिंदी हमारी भाषा बन गई। उसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा, और शासन व्यवस्था जिस भाषा में काम करती है। मुगलों के टाइम में, बाय द वे, मुगल भी जो है तो वो कोई फारसी बोलने वाले लोग नहीं थे, पर फारसी जो है वो ऑफिस की भाषा बन गई, और काम काज जो है वो फारसी में होने लगे। अदालतें जो है हाल तक फारसी के शब्दों का उपयोग करती रही हैं, और अभी भी करती हैं बहुत सारे। ये मुवक्किल और मुहर्रिर और ताजिराते हिंद, दफा, ये सब कुछ फारसी मूल के हैं। तो हिंदी कैसे बढ़ी? हिंदी इसलिए बढ़ी कि हिंदी की स्वीकार्यता इस क्षेत्र में, जो उत्तर भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें आ गई अपने आप। वो नैसर्गिक तरीके से हुई। उसमें सरकार की मदद ये हुई कि अखबार हिंदी में निकलने लगे, पुस्तकें हिंदी में बंटने लगी, हिंदी में कविताएं होने लगी। अमीर खुसरो ने जब हिंदी की पहली, मतलब अमीर खुसरो के वक्त में ही हिंदी, उर्दू, ये सब का विकास हुआ, उसके ठीक बाद। तो उस समय हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं होती थी, हिंदी नाम ही हिंदी का नहीं है ना। तो अब हम आए कि उसको बचाने के लिए वो खतरे में कहां से है। वो खतरे में भाषा तभी लोग पढ़ेंगे। मैं जापानी नहीं जानता, मैं कोरियन भी नहीं जानता, है ना। हमारे यहाँ कोरियन स्टडीज होती है JNU में या बहुत सारे जगहों पर वो जिनको उस भाषा में रुचि है वो ढूंढ लेते हैं पढ़ने का तरीका। हम आधिकारिक तौर पर बुसान के यूनिवर्सिटी को ये नहीं कह सकते कि आप हिंदी का विभाग क्यों बंद कर रहे हैं। हिंदी का विभाग अगर उनके पल्ले नहीं पड़ रहा, मतलब उनके लिए सेंस नहीं बनाता, तो फिर वो हिंदी का विभाग बंद कर रहे हैं। इसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ वहां परचम लहरा लें और थोड़े नारेबाजी कर लें, थोड़े ट्विटर पे एक विवाद चला लें, वो अलग बात है। पर हिंदी को बचाने का तरीका कोई भी नहीं है। हिंदी को कोई नहीं बचा सकता, और कभी कभी बचाने वाले नुकसान करते हैं। एक अहमद फराज का शेर है कि क्या खबर उनको कि दामन भी सुलग उठते हैं, जो जमाने की हवाओं से बचाते हैं चिराग। तो आप ना जमाने की हवाओं से बचाने की कोशिश मत करो। चिराग में जिस दिए में तेल है वो दिया रह जाएगा, उसको कुछ नहीं होने वाला। हिंदी अपने आप बढ़ेगी, हिंदी अपने आप आगे बढ़ेगी अगर इसको बढ़ना है तो। क्योंकि संस्कृत को बचाने का प्रयास तो देश में बहुत चला ना। संस्कृत में अभी बुलेटिन भी आता है आकाशवाणी पे, यम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम। पर यह है कि उसको सुनने वाले कितने लोग। उसका कारण यह है कि उपयोगिता नहीं रह गई। उपयोगिता बढ़ाई है, हिंदी की उपयोगिता बढ़ाने की आवश्यकता है। हिंदी की उपयोगिता कैसे बढ़ेगी? हिंदुस्तान जब और बड़ा होगा, जब यहाँ पे ज्यादातर लोग आएंगे। और अंग्रेजी का नुकसान यहाँ पर हिंदी को हो रहा है। अंग्रेजी चूंकि ऐसी भाषा है जिसको भारत में सभी लोग समझते हैं, तो क्यों आदमी तीसरी भाषा समझे? तमिलनाडु के लोग भी तो यही कहते हैं ना कि हम हिंदी क्यों सीखें, जब हमें आवश्यकता होगी तो खुद सीख लेंगे। जो तमिलनाडु के लोग दिल्ली में रहते हैं, गणेश हमारे साथ काम करता था, अगर आप याद हो, तो वो हिंदी ही बोलता था और पाणिनि जी से गप्पे मारता था। वो तमिलनाडु का ठेठ तमिल आदमी था। पर हिंदी यहाँ पे जो रहते हैं वो हिंदी सीख जाते हैं। ये तो हिंदी वाले हैं वैसे, जो कर्नाटका में रहते हैं और कन्नड़ा नहीं सीखते और हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि उनका काम चल जाता है बेंगलोर में। पर वो बेंगलोर से बाहर चले जाएंगे, तो हासन चले जाएंगे तो नहीं चलेगा उनका काम, और वो वहां काम करेंगे। उनको धीरे धीरे उनको सीखनी पड़ेगी हिंदी, कन्नड़ा सीखनी पड़ेगी, और वो कन्नड़ा बोलने लगेंगे। तो हिंदी का विस्तार ऐसे नहीं होगा कि आप लोगों को जबरदस्ती पढ़ाएं। हिंदी का विस्तार होगा तभी जब यहाँ के लोगों का बाहर आना जाना और बाहर के लोगों का यहाँ आना जाना, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र में, वो बढ़ेगा। तो मतलब हिंदी ऐसे बचाने की आवश्यकता नहीं। नदी सरस्वती विलुप्त हो गई क्योंकि पता नहीं, और कई भाषाएं हमारी विलुप्त हो गई हैं। मैं अंगिका भाषी हूँ जन्म से। मेरी भाषा पढ़ाई नहीं जाती थी। जब मैं कॉलेज में था तो एक कॉलेज में या 2 कॉलेजों में पढ़ाई जाती थी। अभी 1-2 और यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया है। भोजपुरी को देख लो आप,
भोजपुरी कितने लोग हैं जो भोजपुरी पढ़ते हैं एक भाषा के तौर पर? बोलते बहुत लोग हैं, पढ़ते कितने लोग? अवधि कितने लोग पढ़ते हैं? और अवधि का मूल रूप जो है, जिसमें कितनी कितनी महान काव्य रचनाएं हुई, ब्रजभाषा, कई ग्रंथ हैं जो उसी भाषा में लिखे गए हैं। न उसको पढ़ने वाले हैं, न उसको बोलने वाले हैं, क्योंकि हिंदी का जब आधिपत्य बढ़ा तो भाषाएं धीरे धीरे लुप्त हो गई। अब बाबा यहाँ इसी तीन ताल में कभी कभी एक वो ले आते हैं, पुट ले आते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी वाला पुट, है ना? अच्छा, वो हाँ। तो वो ले आते हैं। नहीं तो मैं वो भी सुनने को, जब वो आज जैसे लेलिन की बात की उन्होंने, तो तब वहां पर ले आए तो उनकी दो वाक्य उन्होंने बोले, स्थानीय कोई, पर हिंदी में हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि हमें हिंदी जो समझते हैं, जो सुनते हैं, उन तक पहुंचना है। और हिंदी हम लोग बचाएंगे, जो हिंदी बोलते हैं वो बचाएंगे। कोई अधिकारी, कोई विभाग, कोई दूसरे देश की यूनिवर्सिटी, कोई बुसान और नॉर्वे के लोग हिंदी को नहीं बचा सकते। बिल्कुल। बाबा इसी में मतलब एक सवाल जोड़ दूं फिर आपके पास कि जैसे ये बात सही है, ये समझ में भी आती है कि हिंदी जो बचाने की कोशिश में लगे हैं, ना उनके बनाने से बनी है, ना उनके बचाने से बचेगी। लेकिन एक सरकार के स्तर पर जो उस तरह की कोशिशें हुई हैं कि मंत्रालयों का कामकाज अब ऐसे हो, और ये एक तो ये कि मंत्रालयों में कामकाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी बोली जाए। राजभाषा तो नहीं है कोई हमारे यहाँ, लेकिन हिंदी को उस ओर ले जाने की एक कोशिश। मैं ये समझना चाहता हूँ कि थोड़ा सा और आर्थिक दृष्टि से इसके बाद सरकार का एंगल, और उसके बाद एक आर्थिक नजरिए से, रोजगार और रोटी के नजरिए से, कि भाषा कैसे और कब रोजगार पैदा कर सकती है, और अगर वो रोजगार पैदा कर रही है तो उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। जैसे मतलब अगर हिंदी वाकई पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिंदी पर टिकी हुई है मुंबई में, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदी खतरे में है। फिर वही अवधि वाली बात याद आती है ना, उनकी रफीक शादानी की, जितना चिल्लात हैं उतना चौटान फोड़े हैं। तो हमें क्या हिंदी को वाकई चोट लगी? शादानी हम ही माने थे मोहब्बत में चोट खाई से, हम ही माने थे मोहब्बत में चोट खाई से, जितना चिल्लात है उतना चौटान थोड़े है। एक दो चीजें इसमें हैं जो ध्यान देनी चाहिए। एक तो ये है कि ये जो साउथ कोरिया में डिपार्टमेंट बना, इस तरह के डिपार्टमेंट जब बनते हैं, पढ़ाई जाती है हिंदी, तो उसके पीछे दो कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि ये डिप्लोमेसी का हिस्सा बनता है कि देखिए हम आपके यहाँ आपकी भाषा को महत्व दे रहे हैं, तो ये सांस्कृतिक एक्सचेंज का हिस्सा बनाता है, कल्चरल टाइप्स, है ना, कल्चरल एक्सचेंजेस। इसमें सिनेमा, भाषा, साहित्य, इस तरह की चीजों पे काम होता है बहुतायत। यहाँ तक कि वहां के हाट यहाँ लगते हैं और यहाँ के हाट वहां लगते हैं। यहाँ के हस्तशिल्प के लोग, तरह तरह के और हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला के लोग जो है वो यहाँ से सामान लेके वहां जाते हैं। वहां के प्रमुख शहरों में कैंप कर रहे होते हैं, वहां के लोग यहाँ कर रहे होते हैं। आप अगर दिल्ली हाट जाएं तो आप देखेंगे कि दुनिया के कुछ अलग अलग देशों के भी कैंप बीच बीच में यहाँ पे लगते रहते हैं, स्टॉल लगते रहते हैं, और वो परस्पर विपणन का काम हो रहा होता है। दूसरा क्या होता है कि इसी में यह भी देखा जाता है कि क्योंकि एक बड़ी आबादी है और उससे हमारे डिप्लोमेटिक ही नहीं, हमारे बिजनेस टाइप्स भी हैं, तो उस तरह का भी महत्व मिलेगा। हमारे सियोल का कोई बच्चा जेएनयू जाकर के क्यों हिंदी पढ़े? मैनेजर पांडे जी बहुत ऊंचा बोलते हैं, उनकी भाषा में ही क्यों पढ़ना है? हमारे यहाँ कोई सॉफ्ट हिंदी बोलने वाले से भी सीख सकते हैं हिंदी, जो यहीं का मास्टर हो या यहीं पे आ जाए। तो उस तरह की भी एक मंशा होती है कि सरकार आपके द्वार जैसी, तो हिंदी जो है आपके द्वार आ गई। तो इसके पीछे का एक तो बाजार हो गया कारण, और दूसरा डिप्लोमेसी हो गया। लेकिन इस तरह के प्रयासों का भविष्य इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि वो कितने रेलेवेंट रह जाते हैं। रेलेवेंसी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपको अगर हाई स्कूल में किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था, तो जरूरी नहीं है कि उस दिन जिसने कौतूहल और आनंद से या अगले 2-3 साल तक, ग्रेजुएशन तक आपने उसको रखा था, वैसे ही अभी भी उसको आप रखे हुए हों। हो सकता है कि अब आपके संस्थान में या आपके कामकाज के दौरान या हाल फिलहाल के वर्षों में
कोई बड़ा पुरस्कार आपको मिला हो, उसको आप प्रथम वरीयता देते हो अपनी बुक शेल्फ पे। ऐसा ही हिंदी के साथ भी हो गया है कोरिया में, ऐसा प्रतीत होता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि हिंदी के उद्भव की कहानी को अगर आप समझ जाएंगे तो जो आपका दूसरा सवाल था कि बाजार को और इसके आर्थिक पक्ष को कैसे देखा जाए, तो वो समझ में आ जाएगा। हिंदी दरअसल सांस्कृतिक उत्पत्ति है नहीं। हिंदी की उत्पत्ति जो है वो शुद्ध रूप से व्यवस्थागत है, यानी कि सरकारी है, और वाणिज्यिक है, उसमें व्यापार है। व्यवस्थागत इसलिए है क्योंकि जैसे उर्दू की पैदाइश है वैसे ही हिंदी की पैदाइश है। दोनों की पैदाइश की वजह एक ही है। पर्शियन में लिखने और बोलने वाले लोग जब यहाँ पे हिंदी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो वो यहाँ के शब्दों को अडॉप्ट कर रहे हैं या यहाँ के शब्दों को प्रश्रय दे रहे हैं, उसमें अपने शब्द घोल रहे हैं, एक मेल्टेड कंटेंट तैयार कर रहे हैं जहां पे एक फूटे हुए गुलाब जामुन की चाशनी वनीला की आइसक्रीम से एकदम लथल पथल होकर मिल चुकी है। तो उस किस्म से हिंदी की पैदाइश हुई है, और वो भी पद्य में थोड़ा बहुत खुसरो वगैरह का काम है। उसके बाद मामला नील बेटा सन्नाटा है। आप देखें तो हिंदी का इतिहास पद्य में मिल जाता है खुसरो के समय से, 12वीं सदी से, 12वीं सदी के अंत से। लेकिन गद्य में हिंदी का इतिहास भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। उसके पहले हिंदी नहीं है। उसके पहले अवधि में हिंदी जिसे आप आज कहते हैं उसका सबसे बड़ा महाकाव्य है रामचरितमानस। प्रेम का सबसे बड़ा महाकाव्य भी अवधि में है पद्मावत। भोजपुरी में गीत हैं, कवित्त हैं, विद्यापति हैं। ब्रज में सूर हैं, मीरा हैं, नरोत्तम दास हैं, रसखान और रहीम हैं। कबीर ने अपनी भाषा की सामाजिक सत्ता, एक शब्द है भाषा विज्ञान में, इसके ऊपर व्याख्या लिखने को आती है, बीएचयू वगैरह में भी पढ़ाया जाता है, बाकी जगह पढ़ाते हैं कि नहीं पता नहीं। हिंदी की पढ़ाई ऐसे ही होती है। भाषा की सामाजिक सत्ता की चर्चा करते हुए हम ये समझते हैं कि कैसे उससे समावेशी होना पड़ता है। और पंचमेल खिचड़ी की जो भाषा कबीर की थी वो अपने तरह की एक हिंदी, लेकिन वो हिंदी नहीं है क्योंकि वो खड़ी बोली नहीं है। हम जिसे हिंदी कह रहे हैं वो खड़ी बोली की बात हो रही है। सरकार जिसे बचा रही है वो खड़ी बोली है, वो हिंदी नहीं बचा रही। देवनागरी लिपि में लिखी गई खड़ी बोली को बचाने की कोशिश सरकार कर रही है। तो आप ये देख लें कि तमाम सारी बोलियों का, जिन्हें अब आप बोली कहते हैं, वो अपने समय में अपने समाज की भाषा थी, क्योंकि नदियों से देश बन जाते थे और वही वहां की भाषा होती थी। उनकी सामाजिक सत्ता को कैसे एक बाजार में तैयार हुई जिसमें कि कंफर्ट सिस्टम का भी था और कंफर्ट जो वर्किंग क्लास था उसका भी था, लश्कर का भी, छोटे बड़े व्यापारियों का भी, कागज पत्थर का काम करने वालों का भी, अगतियों का भी, सबका कंफर्ट वहां पे था। तो इसलिए हिंदी बाजार की भाषा है और हिंदी को भाई साहब केवल बाजार बचाए रहेगा। हिंदी को और कोई नहीं बचा पाएगा। हिंदी को कम से कम बचाने के लिए प्रेरित होने की और उद्दीपित रहने की आवश्यकता नहीं है, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा ना बॉलीवुड है तो हिंदी को क्या खतरा है? बॉलीवुड है क्योंकि बॉलीवुड का बाजार है, और बॉलीवुड का बाजार एक भाषा का बाजार है। वरना बॉलीवुड से ज्यादा बेहतरीन फिल्में अन्य भाषाओं में भी भारत में बनती हैं, लेकिन वो कभी भी हिंदी सिनेमा में नहीं आ पाती है उस तरह से। कभी भी अपना प्रभाव नहीं जमा पाती है, ना बांग्ला की, ना तमिल की, ना मलयालम की। कई सारी फिल्में हैं जो भी बहुत कमाल की हैं, जिनको इंटरनेशनली बहुत रिनाउंड रही हैं। सत्यजीत रे का काम है, ऋत्विक घटक का काम है, मलाल सेन का काम है। कितना काम ऐसा है जो हिंदी के लोगों ने देखा है या हिंदी के सिनेमा घरों में लोगों को नसीब हुआ है? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम बाजार की भाषा पे चल करके एक मंडी चलाते हैं बॉलीवुड की, और ऐसा ही काम साहित्य के क्षेत्र में है। हिंदी का एक बाजार है साहित्य का। सरकार ने उसको पकड़ रखा है क्योंकि वो कन्वीनियंस की भाषा है। वो उर्दू वालों को भी समझ में आ रही थी और एक बड़ी आबादी को समझ में आ रही थी। गांधी ने भी उसी भाषा को पकड़ा क्योंकि वो कम्युनिकेशन की भाषा है, क्योंकि उसी भाषा के बाजार में बैठ करके एक बड़े राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा सकती थी। तो भाई साहब ये तो हो गई हिंदी की कहानी। अब आप आइए हिंदी के खतरे पे, और इसी से मैं अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि हिंदी के ऊपर रायता बहुत हो जाएगा। ये सब हिंदी दिवस पे करना चाहिए, बिना मतलब हम 2 दिन खराब कर रहे हैं अपना। मूल बात भाई साहब ये है कि हिंदी वाकई खतरे में है। हिंदी को खतरा है, हिंदी को बचाने वालों से हिंदी को खतरा है। हिंदी को बचाने के लिए जितने सरकारी प्रयास हो रहे हैं उससे हिंदी को खतरा है, क्योंकि उन्होंने हिंदी को व्यवस्था की तरह ही यथास्थितिवादी रखने की कोशिश की है, और वो मेरे जैसे ही संस्कृत निष्ठ शब्दों से हिंदी को बचाने की कोशिश करते आ रहे हैं। सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल कमलम है। इससे हिंदी बचेगी नहीं, संस्कृत बच नहीं पाई है, हिंदी भी चली जाएगी अगर ये लोग हिंदी केवल बचाने पर आ गए तो। अच्छी बात हिंदी के लिए ये है कि ये
बाढ़ की पानी में तैर रही एक केले की पूरी जो व्यवस्था है, जो उसका पूरा तना है, जो दरअसल तना नहीं होता है, लेकिन उस केले के तने पे चढ़े हुए चींटे की तरह है सरकार का पूरा जो प्रयास है। तो उसको लग रहा है कि वो इसको बहाए हुए है बाढ़ में, लेकिन दरअसल वो खुद भी इसके साथ बह रहा है। सरकार त्रयोदशा और पितृपक्ष की तरह हिंदी को याद करती है और वैसे ही याद करेगी। उससे हिंदी बचेगी नहीं, उससे हिंदी और अव्यवस्थित होगी और फंस जाएगी कहीं पे। हिंदी की अच्छी बात यह रही कि वो अंग्रेजी की तरह समावेशी रही, उसने बहुत सारी भाषाओं के शब्द लिए और इससे अपना उसने आकार बढ़ाया। यही अंग्रेजी ने किया है, वो भी जंगल वंगल सब इस्तेमाल करते हैं अपने यहाँ पे, बहुत सारे शब्द उन्होंने लिए हैं और इसलिए वो बढ़ते जा रहे हैं। अंग्रेजी भी बाजार की भाषा है, कुलीनों की भाषा तो फ्रेंच होती थी, और हिंदी भी बाजार की भाषा है। दोनों भाषाएं मारने वाली नहीं है। सरकार इनको बचाने की जो गफलते इश्क में है कि वो हिंदी को बचा सकती है या बचा लेगी अपने प्रयासों से, वो गलतफहमी है। हाँ, और दूसरा, हिंदी को इस चीज से बचाने की जरूरत है कि हिंदी का जो अपना साहित्यिक एलीट है, जो दरअसल एलीट नहीं है, बहुत पुअर है, लेकिन अपने आप को लिटरेचर में बहुत एलीट मानता है, उन्होंने जिस तरह से कीचड़ किया है हिंदी को लेकर के, और जिस तरह के हिंदी साहित्य जगत की स्थिति आज है कि अच्छे साहित्यकार नहीं है, लेकिन कई सारे मठ हैं जहां पे महंत हैं जिनके माथों पे हिंदी का त्रिपुंड है, नागरी की जिह्वा है, और उनकी पेटियों में पिस्तौलें छुपी हुई हैं। वो किसी का भी कत्ल करने को तैयार है ताकि गद्दियां उनके पास रहें। तो साहित्य हिंदी का वहां पे खतरे में है, और बाजार जो है वो सरकार सोच रही है कि वो बचा लेगी हिंदी को, लेकिन वो सरकार के नियंत्रण में नहीं, वो बाजार के नियंत्रण में है, वो वहीं से चल रही है। वो गद्दियों से याद आया, मतलब एक ऐसे ही रेफरेंस के लोहिया कहा करते थे, देश में 3 तरह के गांधीवादी हैं। मतलब ये गांधी की मृत्यु के पहले भी थे और उनके बाद भी हुए, जो खुद को गांधीवादी कहते थे। एक तो सत्ताधीश गांधीवादी, जिनका गांधी से उतना ही ताल्लुक है कि सत्ता ठीक से चले। दूसरे मठाधीश गांधीवादी, जो अपने मठ में, अपने ज्ञान में गांधी को बंद करके रखना चाहते हैं। और तीसरे हैं कुजात गांधीवादी। और लोहिया ये कहते थे कि कुजात गांधीवादी ही गांधी को जीवित रख सकते हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा जिसको कहते हैं, गांधी के जीवन को जीते हों। हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात मैं समझ रहा हूं जो आप कह रहे हैं। आरएसएस के कॉन्टेक्स्ट में यही बात कही गई गोविंदाचार्य के बारे में कि वो कुजात स्वयंसेवक हैं। अब आप समझ जाइए कि स्वदेशी को कौन बचाएगा। तो ये बढ़िया था, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर से ये पढ़ाई वाले एंगल पे आना चाहता हूँ। रोटी और रोजगार वहीं से शुरू होता है कि लोग हिंदी पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। क्यों ही पढ़ें हिंदी? जैसे मध्य प्रदेश में हिंदी प्रबंधन की पढ़ाई शुरू हुई, हिंदी मैनेजमेंट, पढ़ने वाले मिले ही नहीं, क्योंकि हिंदी तक महदूद रहने वालों के लिए नौकरी का संकट है। या यूपीएससी के छात्रों की शिकायत होती है पूर्वांचल और बिहार के आने वालों की कि हिंदी से जो सिलेक्शन है वो दिन प्रतिदिन अधिकारियों का देश में कम होता जा रहा है और अंग्रेजी पृष्ठभूमि के अधिकारियों की का ही बोलबाला हो गया है। एक हिंदी के लोगों में एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ही पहले से, जो कम हो रहा है ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। बढ़ रहा है या नहीं ये कह नहीं सकते, लेकिन कम होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। तो वो जो संकट है वो क्या इससे बिल्कुल अलग है या दोनों की जड़ एक ही? नहीं, ये संकट जो है मर्सिडीज और मारुति वाला संकट है। मारुति के क्लास की भाषा हिंदी है और मर्सिडीज के क्लास की भाषा अंग्रेजी है। मारुति वाला हमेशा मर्सिडीज में चलना चाहता है और उसके जद में मारुति ही आती है। तो ये वाला संकट बना हुआ है। देखिए, जो बाजार की बात मैं कह रहा था ना, एकेडमिक्स भी उसी के इर्द गिर्द है। मैं बीएचयू में जब पढ़ने गया तो वहां पे हमारे पाठ्यक्रम का परास्नातक के लिए या स्नातकोत्तर के लिए, या उसे आप अंग्रेजी में पीजी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, उस कोर्स का नाम था हिंदी विभाग के प्रयोजन मूलक हिंदी एवं पत्रकारिता। हाँ, प्रयोजन मूलक। हाँ, तो उसमें हम लोग हरदेव बहारी जी को पढ़ते थे। सरकारी कामकाज की हिंदी। हमारी इंटर्नशिप भी बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई थी कि वहां पे हिंदी को लेके किस तरह से कामकाज होता है और हिंदी में कितना कामकाज होता है, चिंताजनक। खैर, तो ये जो बाजार की आवश्यकता है, चाहे वो यूपीएससी का सिलेक्शन हो या हिंदी में सरकारी कामकाज को, एक भाषा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो पद हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उन अर्हताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम बनाए गए। ताऊ एक बात कर रहे थे, वहां पे मैं ले जाना चाहूंगा हिंदी की इस बहस को, तो आपको चीजें और अच्छे से दिखाई देंगी। आज तक भोजपुरी का कहीं पे कोई विद्यालय खुला नहीं, ना अवधि की पाठशालाएं हैं, ना ब्रज की पाठशालाएं हैं,
लेकिन आज भी एक बड़ी आबादी अवधी, भोजपुरी, ब्रज, सदुक्कड़ी, अंगिका, मैथिली, ये सारी की सारी भाषाएं बोल रहे हैं। अभी भी वो बोलियां चल रही हैं, अभी भी वो बोलियां अपने वर्चस्व को बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो खरोष्ठी और पाली से विकसित होती हुई हिंदी रही, जिसे हम आज के हिंदी के रूप में पाते हैं, उसके इर्द गिर्द कोई भाषा थी ही नहीं। ये तो बहुत मृगछौनी थी, सिंह जैसी भाषाएं थी उस वक्त, जिनकी मातृ सत्ता थी, जिनकी अपनी सामाजिक सत्ता थी, और उन भाषाओं ने भी अपने वर्चस्व को अभी तक बचाए रखा और बनाए रखा, और वो चल रही हैं। कैमरे के पीछे लोग वही भाषाएं बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की भाषा उर्दू है, राष्ट्रीय भाषा, लेकिन वहां पे एक आदमी भी कैमरे के पीछे बिल्कुल उस उर्दू में बात नहीं करता। विभाजन के बाद हम तो फिर भी स्वनाम धन्य लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहे, और नेहरू के पाश्चात्य प्रेरित आधुनिकतावाद से ग्रस्त रहे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये तो बहुत कुलीन शुद्ध इस्लामिक देश के तौर पे खड़ा हुआ पाकिस्तान, फिर क्यों कर उर्दू और अरबी हर जबान पे नहीं चल गई, और क्यों अभी तक सिंध, बलूच और कुछ हिस्सों में पश्तो और बाकी सारा का सारा पंजाबी में संवाद हो रहा है। भाषाएं ऐसे नहीं मरती हैं जैसे कि हमें लगता है। हिंदी जब मरेगी तो उसके मरने के पहले के संकेत बिल्कुल दूसरे होंगे। वो हिंदी में बंद हो चुका कोई अखबार नहीं होगा, कोई हिंदी के एक साहित्यकार के मौत से नहीं उसका आकलन होगा, या सरकारें उसको राजभाषा मानने से मना कर देंगी तब उसकी हत्या हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हिंदी के मरने के संकेत बिल्कुल अलग होंगे। पर मरने का दिन मैं बता सकता हूँ वैसे, आसपास मतलब वो जो राजभाषा पखवाड़ा बैंकों में होता है ना, वही टाइम में मरेगी। में वो कविताएं सुनाई जाती। मुझे लगता है कि हिंदी तब मरेगी जब संस्कृति के जिन संकुलों में, जिन बगियों में हम बैठे हुए हैं, उसके सारे दरख्त मुरझा जाएंगे। हिंदी तब मरेगी जब नजीर अकबराबादी की आखिरी किताब जला दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, या उसको पढ़ने वाला कोई नहीं बचेगा। आखिरी किताब तो मेरे पास ही है, नजीर अकबराबादी की आखिरी किताब, लगता है मैं ही खरीदा हूं। हिंदी की मौत तब होगी जब लोग पूरी तरह से हिंदी में लिखा हुआ कुछ भी पढ़ना बंद कर देंगे। कुछ भाषाएं देश दुनिया में ऐसी जिंदा हैं जिनको बोलने वाले बहुत सीमित लोग हैं, लेकिन वो भाषाएं हजारों साल से जिंदा है और वो भाषाएं चली आ रही। दूसरी बात यह है कुलदीप बाबू कि ये जो हाय हुसैन हम न रहे वाले मोड होता है ना, वो होना नहीं चाहिए। अगर किसी भाषा को एक समय के बाद मर जाना है और ये उसके भाषा के बच्चों ने, उसके समाज ने तय किया है, तो उसे मर जाना चाहिए। किसी भाषा को फटे हुए कंबल की तरह, या फटे हुए कुर्ते की तरह, या फटे हुए धोती की तरह जबरदस्ती ओढ़े नहीं रखना चाहिए। जो आपको ढक सके, जो आपको पोषित करे, जिससे आपको मातृत्व मिले, उस भाषा में आपको रहना चाहिए, और तभी तक उस भाषा को रहना चाहिए। भाषा जब अपना मातृत्व खो दे तो भाषा को चले जाना चाहिए सम्मान सहित। सही बात है। अंग्रेजी से नफरत भी नहीं होनी चाहिए, और कतई नहीं। बिल्कुल। तो पर जो भी हो, जिस भाषा में हो, वो रफीक शादानी जिनकी 2 लाइनें कुलदीप ने कुछ देर पहले सुनाई, उनसे मोहब्बत तो सबको करनी चाहिए। गजब आदमी। और मैं उसको पूरा कर देता हूँ, क्योंकि आपने उसको शुरू किया था, मैं उसको बिना उसको पूरा किए एक 3 ताल खत्म नहीं हो सकता। कि रफीक चाचा लिखते हैं कि तू जितना समझत हो उतना महान थोड़े है, तू जितना समझत हो उतना महान थोड़े है, खान तो लिखत है लेकिन पठान थोड़े है। और हम ही मानित है मोहब्बत में चोट खाइस है, इतना चिल्लात है उतना चटान थोड़े है। और इसमें राहत इंदौरी जो होते तो कहते कि और अवध के होते तो केहू के बाप क्या हिंदुस्तान थोड़ा हुआ है। और मार के हमसे बयान करवाइस, मार के हमसे बयान करवाइस, ईमानदारी से हमरा बयान थोड़े है। देखो आबादी में चीन को पिछाड़ दिस, देखो आबादी में चीन का पछाड़ दिस, हमारे देश का मरियल किसान थोड़े है।
तो रफीक शादानी उनको कहीं ढूंढ कर गूगल पे या यूट्यूब पे उनके वीडियो हैं कुछ, आपको बहुत बहुत आनंद आएगा, जरूर पढ़ें। और ये सारे लोग, इनकी कविताएं जो है वो, अगर आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास पहुंच जाएं तो आपको पता चलेंगी वो कितने पॉपुलर थे। मुशायरा लूट लेते थे ये लोग। बिल्कुल। और कुलदीप, जो ज्यादा चिंता की बात है, हिंदी की जो ये सामाजिक व्यवस्था है जिसमें जो लोग हिंदी के वफादार माने जाते हैं और झंडा बरदार माने जाते हैं और हिंदी की रह रह के वकालत करते रहते हैं, उसमें एक पत्रकार जी का नाम अभी लिया भी था ताऊ ने, और कुछ और भी लोग हैं, कई साहित्यकार हैं। इन लोगों की एक बीमारी है कि हिंदी के लोग हमेशा विषयांतरित रहते हैं, कभी भी मुद्दे पे नहीं बात करते हैं। अरे मुंह में हिंदी रख के घंटा करोगे जब होठ सिले हुए होंगे। इस वक्त देश और दुनिया में बोलने की लड़ाई चल रही है भाई साहब। लोग बोले, ये जरूरी है, किसी भी भाषा में बोले यार, बोलना बहुत जरूरी है। तो जिन्हें भाषा बचानी है ना, उनको बोलना बचाना चाहिए। लोग बोलेंगे नहीं तो भाषा को बचा के क्या करोगे। एक बार मैं एक यूनिवर्सिटी में छोटा सा संबोधन था वो कर रहा था, वहां पे एक मतलब मेरे आदरणीय बैठे हुए थे, तो मैंने जो बोला वो हिंदी में बोला। भाषण तो मेरा हिंदी में था, पर मेरी हिंदी है ना, उसमें कुछ अंग्रेजी थी, थोड़ी सी फारसी उर्दू के लफ्ज भी थे। तो उसके बाद उन्होंने, जब उनकी बारी आए, उन्होंने इस बात पे बहुत गहरी आपत्ति जताई कि मैंने हिंदी की खिचड़ी बना दी है और मैं क्या हिंदी पे बोलूंगा, ऐसे लोग जो है हिंदी का नुकसान कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको जवाब अलग से दिया। मैंने उनको सिर्फ यही कहा था कि यही तरीका है हिंदी को मारने का, इससे हिंदी नहीं बचेगी। आदमी के हिंदी तो समावेशी है, और मैं कोई शब्द मुझे अगर ढूंढते हुए नहीं मिल रहे हिंदी के शुद्ध विशुद्ध वाले, जो स्वाद कलिकाओं का उद्दीपन, बार बार वो ध्यान में आता है। ये बहुत बढ़िया चीज मिली है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है हिंदी, आप तो अंग्रेजी बोल दो, फिर मैं अब शुद्ध तो बोलो। मैंने कहा नहीं, मेरी हिंदी है, आपकी हिंदी है। मैं बहुत ही सब चीज का संज्ञान लेते हुए हिंदी नहीं बोलता कि मैं किन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं हिंदी ऐसे बोलता हूँ जैसे आदमी माँ से बात करता है। हिंदी और जो आए वो बोल देना चाहिए। हिंदी मैंने पढ़ के नहीं सीखी है, हिंदी मैंने सुन के सीखी है ना। और फिर उसको जो आपके विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं वो तो अलग बात है, पर हिंदी कोई भी भाषा आदमी सुनकर सीखता है। तो हमारी जैसे वो, ये तो ऐसा हुआ ना जैसे भारतीय एक्सेंट का मजाक उड़ाना, क्योंकि हम तो अंग्रेजी तो हमने सुनी है ना, यहाँ वहां या कहीं पे पढ़ी है, हम अंग्रेजी के माहौल में तो रहे नहीं। तो मैं जिस माहौल में रहता था वहां पे हिंदी कोई बोलता नहीं था, हम अंगिका ही बोलते थे। मैथिली, मेरी माँ की भाषा मैथिली थी, थोड़ी बड़ी मैथिली। तो अरे इस देश में ताऊ 5-6 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे ही जो मदरसों में अरबी पढ़े हुए हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी अरबी सुनी नहीं है और बोली नहीं है, इसलिए मामला नील बटा सन्नाटा रहता है। यस, यही है। वो केवल पढ़े हैं और वो पढ़े ही चले जाते हैं गद्दी पहन करके। उनके पढ़ाई पूरी होने की कुरान खानी हो जाती है, कोरमा और रोटी बढ़ जाते हैं, या उसके लायक क्षमता नहीं होती तो मीठे चावल, मीठे पुलाव, जर्दा बांट दिया जाता है। जर्दा मतलब मीठा चावल। तुलसी और बाबा पे कंफ्यूज ना हो। तो ये जो बाबा ताऊ कह रहे हैं ना सरदार, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाषा जब सुनोगे और बोलोगे तब बचेगी। सही। तो वो आपके ही अंदाज में, मतलब बाबा इसको कहते, तो जो ताऊ ने बात कही उसको ऐसे कहते कि हिंदी उस पीताम्बरी महिला की तरह है जो फूल चुनने सुबह निकली है, और वो किसी के भी पेड़ में जहां से भी उसको फूल मिल जाते हैं पूजा के लिए उपयोग, या फल लेने निकली है, और जहां भी उसे पके हुए फल मिल जाते हैं तो वो परवाह नहीं करती कि पेड़ किसका है, और वो एक फल तोड़ के अपनी डलिया में रख लेती। वो जो डलिया है, तो 3 ताल में इतना हिंदी बिल्कुल इस पीताम्बरी की तरह है। और आप जब ये इस बिम्ब की बात कर रहे हैं तो मैं तुरंत चला गया हूँ बंगाल, और मुझे पाथेर पांचाली की अमरूद के बाग की तरफ भागती हुई दुर्गा दिख रही है, जो कभी जमींदार की बगिया से अमरूद, कभी शौर भाजा की उम्मीद में मिठाई वाले का पीछा करना, कभी तालाब के किनारे रेल का धुआं देखना।
इस तरह से हिंदी ने बिंबों से अपने वसन को, अपने वस्त्र को, अपने परिधान को बनाया है, अपनी भाषा को कहा है। तो हिंदी की ये प्रवृत्ति बचाए रखिए, हिंदी बची रहेगी। हिंदी को के मरने से पहले जो लोग विलाप में रो रहे हैं, दरअसल वो वसीयतनामे में अपना नाम चाहते हैं। उनकी नियत पे संदेह कीजिए, हिंदी को खुला रहने दीजिए। सही बात। और हिंदी को बचाने का एक सबसे आसान तरीका मेरे पास भी है, वो है कि आप 3 ताल सुनते रहिए। हम यहाँ पे आपकी हिंदी में बात करते हैं, आधिकारिक पखवाड़े वाली हिंदी में बात नहीं करते। नहीं, हम वो भी करते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, ये 2 लोग थे जिनको की हिंदी के शुरुआती अग्रदूतों में माना जाता है। शिव प्रसाद सितारे हिंद मेरे ख्याल में उर्दू दां हिंदी के पैरोकार थे और राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के पैरोकार थे। दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते थे और साहित्यकारों ने आगे चल के कहा कि ये दोनों ही हिंदी को बना रहे हैं। इसी तरह से हिंदी बनी है, ऐसे ही हिंदी बनेगी। मैं कभी स्वाद कलिकाओं से, तो कभी घ्राणेन्द्रियों से, तो कभी श्रवणेन्द्रियों से, कभी क्रमाकुंचन से, कभी किंग कर्तव्य विमूलता से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दक्कन के शब्दों में देवघर का तड़का लगा के और कुछ फारसी, कुछ उर्दू के वर्क के साथ में ताऊ आपसे रूबरू कराते रहेंगे। और कानपुर की अल्हौता से लेकर के अर्बनाइज बॉलीवुडिया ओटीटी तक की हिंदी, और उसमें ठीक बुकनू जैसी खुशबू के साथ में अपने निजी जीवन के संवाद सरदार जोड़ते रहेंगे। 3 ताल से बढ़िया हिंदी बचाने का फार्मूला कुछ है नहीं गुरु। जय हो, बच गई आज तो। और सरदार एक जाते जाते, हाँ, जब आप अंताक्षरी खेल रहे हो और मामला अड़ा पे अटक गया हो और रिंगड़ांगड़िंग हो रिंगड़ांगड़िंग हो चुका हो, तो आपके पास 2 ही लाइन होती है और वो सभी लोग उसका उपयोग करते हैं, वो है कि उड़ाव के नीचे बिंदी मेरी भाषा है। सही है। चलिए, तो 3 ताल में इतना ही। और ताऊ अगले हफ्ते जब हम 3 ताल रिकॉर्ड करेंगे तो दिल्ली आ जाएंगे, तो जो उनकी यात्रा के अनुभव हैं झारखंड से सड़क यात्रा के, उस पे भी बात होगी। और अरे तुम अनुभव से पहले पेड़ा याद करो यार। पेड़ा नहीं, मुझे अभी खीरमोहन याद है और वो मैं भूलूंगा नहीं, वो मैं आकर के ले लूंगा, क्योंकि मैं अब ड्राइविंग सीख भी रहा हूं तो पहुंच जाऊंगा। और इस एपिसोड में 3 ताल में इतना ही। और जैसा हर बार होता है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं, जैसा भी आपको ये लगा, radio@aajtak.com पर। इस एपिसोड में हमने आपसे ये अपील की है कि आगे से अगर आप रेगुलर लिसनर हैं तो उन लोगों तक भी 3 ताल को ले जाएं जिन्हें जो आपको लगता है कि ये पोटेंशियल लिसनर्स हो सकते हैं, जिन्हें इस तरह की चीज, इस तरह की चर्चा पसंद आ सकती है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बाबा को इजाजत दीजिए। ताऊ तो देवघर में है, वहीं पर इजाजत ले रहे हैं। और मेरा नाम कुलदीप सरदार है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं 3 ताल में। धन्यवाद। जय हो, जय हो। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।